स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। नतीजे आ रहे हैं ढेर सारे, उसके बीच आप देख रहे हैं सुबह से बाजार स्ट्रेंथ होल्ड कर रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको पार करने में नाकाम रहे हैं। एक बार के लिए 43,000 जरूर छुआ है बैंक निफ्टी में, बट होल्ड नहीं कर पाया। निफ्टी भी हम देख रहे हैं 18,150 के ऊपर जाने में थोड़ी परेशानी दिखा रहा है। रेंज बाउंड कारोबार है, बट पॉजिटिव मूव्स आपको आती हुई दिख रही हैं और ढेरों नतीजों के बीच बाजार मूवमेंट दिखा रहे हैं। मंथली एक्सपायरी पर भी है हमारी नजर। आइए करते हैं शुरुआत फाइनल ट्रेड की। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय की सबसे बड़ी बातें कौन सी हैं। बड़ी बात तो यही है, सेंचुरी लगाकर 18,125 निफ्टी आपको यहां पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 350 अंकों का उछाल आपको सेंसेक्स में दिखेगा। 61,000 के बेहद करीब इस समय सेंसेक्स है। बैंक्स की बात करें, 350 अंकों का उछाल आपको बैंक निफ्टी में दिखा है। सुबह एक बार के लिए 43,000 जरूर टच किया। 5 जनवरी के बाद पहली बार ये लेवल टच किया, बट उसे होल्ड करने में नाकाम रहा है। फिलहाल 42,850 पर बैंक निफ्टी आ रहा है। बैंक्स में तो अच्छा एक्शन है, बट सामने आईटी, ऑटो, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स और साथ ही मिड कैप इंडेक्स, यहां पर भी आपको एक्शन दिख रहा है। आधे से 1.5% तक की तेजी इन इंडेक्स में आपको दिखेगी। फिसल रहे हैं आज रियल एस्टेट, स्लोडाउन के संकेत वहां पर आपको आते दिख रहे हैं। इंफ्रा और मेटल्स, यहां पर भी आपको कमजोरी है, 1/4 से आधा % नीचे। डाउ फ्यूचर्स उतार चढ़ाव के बीच एकदम सपाट है। नैस्डैक फ्यूचर्स में मामूली गिरावट है। यूरोप में आपको ठीक ठाक कारोबार दिख रहा है और रुपया जो सुबह काफी मजबूत था, वहां से काफी तेजी से फिसला है और अब थोड़ा कमजोर हो रहा है। देखते हैं कैसा रहेगा आने वाला 1.5 घंटे का एक्शन और बाजार की नजर कहां पर बनी हुई है। अनिल जी, सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून सर। बाजार की ही बात करते हैं। अच्छा एक्शन है, होल्ड करा है हमने लेवल्स, बट वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं हो रही है सर। कोई बात जो सुबह बात कर रहे थे आप, कोई बात नहीं, गिर नहीं रहे, नहीं होल्ड कर रहे हैं, अच्छे से होल्ड कर रहे हैं। अच्छी बात है कि 350 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। नहीं, देखो दो अच्छी बात है। एक तो ये कि गिर नहीं रहे, उससे ज्यादा अच्छी बात क्या है, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप दौड़ लगा रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए ना कहाँ रुकना है। करेक्ट है ना, मतलब आपको लगानी है दौड़ 100 मीटर। 100 मीटर दौड़ लगाने वाला आदमी बड़ा तेज भागता है जी। 25 मीटर और भाग जाए, बस वहीं तक धीमे धीमे आने में टाइम है। 200-300 मीटर थोड़ी भागेगा, नहीं भागेगा। करेक्ट। वैसे आपको जब दौड़ लगा रहे तो आपको पता है कि रुकना कहाँ है, और रुकने की जगह क्लियर है 18,150 से 18,200 के बीच में। आज आप देखिए शॉर्ट करने की राय भी वहीं पर थी कि निफ्टी में 18,150 18,200 की रेंज में शॉर्ट करना है। 18,300 का स्टॉप लॉस है, 18,100 पहला लेवल जिसके आसपास आ चुके हैं। बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 42,850 42,950 जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए शॉर्ट करने की रेंज है। 43,050 का स्टॉप लॉस होगा, आज का हाई 43,005 का है। सो बिल्कुल परफेक्ट है मार्केट, एकदम सही जगह से यू टर्न भी ले रहा है, बिल्कुल है ना। तो रुकने की जगह भी परफेक्ट है। अब करना क्या है, बचे हुए 1.5 घंटे में सिंपल सा काम है, कुछ नहीं करना है। सपोर्ट लेवल के नजदीक आएगा तो वहां खरीदना है, और वापस ऊपर पहले पहुंच गया, रुकावट के लेवल के आसपास पहुंचेगा तो वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे। मूड माहौल देख करके डाउ का हाल क्या है। हाफ सेंचुरी मार रहा है डाउ, 40-50 पॉइंट ऊपर है, ठीक है ना। कितना ओ नीचे आ गया, 6 पॉइंट रह गया, चलो ठीक है। तो थोड़ा सा डाउ ढीला हुआ है तो हम अमेरिकी बाजारों पर नजर रखेंगे, और बाकी जैसे जैसे ऊपर की रेंज में आएगा 18,150 18,250 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। बैंक निफ्टी में 42,950 43,050 की रेंज में प्रॉफिट बुक करना है। नीचे पहले आ गया तो आपको पता है 18,075 18,050 पर आपको एंट्री मारनी है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी पर 42,725 750 के आसपास एंट्री मारनी, पहली एंट्री मारने का वक्त वहां पर है। तो दोनों तरफ में से जो पहले होगा हम वो काम पहले करेंगे। ठीक है, रेंज बाउंड ट्रेड है, दोनों तरफ है, बायस पॉजिटिव साइड पर है। दोनों तरफ नहीं कर सकते तो नीचे आने पर खरीदारी करें। लेवल ठीक है, तो चलिए लेवल्स पर रखें नजर। और यहाँ पर एक और अच्छी बात बोल दो, हाँ बात अच्छी बात है, बोल ही रहे तो एक और बोल दो। दीप, आज आपके हिसाब से तेजी ठीक हुई ना, अच्छी है, सेटिस्फाइड? हाँ सर। अच्छी बात ये एक और है कि बढ़िया तेजी होकर दिन भर मजबूत होकर बाजार अभी भी बाजार पुट कॉल रेशियो के लिहाज से बेहद कंफर्टेबल है। ओवरबॉट दूर दूर तक नहीं है, ओवरबॉट नहीं है ना। हाँ, जब ओवरबॉट ना हो, कंफर्टेबल हो, तो आपको पहली डिप पर पहले सपोर्ट पे लेना है, ये ध्यान रखिए। वही हो रहा है, सिंपल बस, है ना। ताकि ये बताने के पीछे पर बाकी डिटेल में डेटा तो तैयार है हमारे पास में, जो आपको 2:30 बजे हम बताई देंगे पूरे विस्तार से। तब तक आइए, कुशल जी और आशीष जी भी बहुत काम करके आए हैं। आज तो काम कर रहे हैं, आज तो काम कर रहे हैं। आइए कुशल, पहले ट्रिगर से आ लेते हैं। गुड आफ्टरनून दीप। ट्रिगर्स में सबसे पहले नंबर्स पर फोकस कर लेते हैं, क्योंकि थिक एंड फास्ट काफ़ी सारे नंबर्स अभी आते हुए दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक का पोस्ट मार्केट नंबर्स इसके आने वाले हैं। साथ ही एफएनओ स्पेस से कॉनकॉर और टाटा कम्युनिकेशन, सिंजीन इंटरनेशनल जैसे नंबर्स भी आते हुए दिखेंगे। फेडरल मोगल गोएत्जा
इसके ओपन ऑफर बंद होता हुआ नजर आएगा, तो यहां पर नजर रखिए। और कल के दिन में मारुति सुजुकी बाजार का दिग्गज OEM, इस पर आपको फोकस रखना है। इसके नंबर्स आने वाले हैं, मार्केट आज के दौरान ही आने की एक्सपेक्टेशंस है। साथ ही एफएनओ की तो लंबी सूची है। चिंदर नाम में कोलगेट, ग्रैन्युल्स इंडिया, HDFC AMC, इंडस टावर, SBI कार जैसे स्टॉक शामिल हैं। सोम डिस्टिलरीज, यहां पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। नतीजों के साथ साथ राइट्स इशू के जो टर्म्स हैं उसको भी डिसाइड करते हुए दिखेंगे। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ट्रेडिंग हॉलिडे है हांगकांग और सिंगापुर के बाजारों में, और जापान का CPI आंकड़ा भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। 25 जनवरी बुधवार, यहां पर नंबर्स के लिहाज से निफ्टी से बजाज ऑटो, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और साथ ही टाटा मोटर्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। एफएनओ स्पेस से टोरिन फार्मा, डिक्सन टेक, DLF और IGL के नंबर्स पर भी आपको रखनी है नजर। केफिन टेक्नोलॉजीज, इसके IPO लॉक इन खत्म होता दिखेगा, 50% IPO लॉक इन खत्म हो जाएगा। साथ ही बीकाजी फूड्स, इसकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। नतीजों के साथ साथ कुछ सब्सिडरी में एडिशनल इन्वेस्टमेंट पर भी फैसला लेते हुए दिखेंगे इनकी बोर्ड बैठक में। आरती सर्फेक्टेंट्स का राइट्स इशू खुलेगा 555 रुपए के भाव पर यह राइट्स इशू डिसाइड किया गया था। साथ ही हैवेल्स इंडिया, नाल्को और परसिस्टेंट सिस्टम्स, जो इन तीनों कंपनियों ने अंतरिम डिविडेंड दिए थे, उसकी एक्स डेट है। और ग्लोबल इवेंट में हांगकांग के बाजार तो कंटिन्यू रहेंगे कि बंद है। और साथ ही यूरोप का जो नॉन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है ECB की, वो होती हुई दिखेगी। और दिसंबर महीने का UK का PPI आंकड़ा भी आपके सामने रखा जाएगा। तो काफी सारे अहम इवेंट्स हैं जिस पर आपको मूवमेंट दिखेगी। आइए खबरें भी जान लेते हैं। आज काफी नतीजे भी आए हैं, कुछ और खबरें भी हैं। गुड आफ्टरनून आशीष, बताएं इनके बारे में। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए, कैनरा बैंक यहाँ पर नतीजे आए हैं बाजार के दौरान। अब यहाँ पर स्टैंड अलोन NII अगर आप देखें तो बढ़त देखने को मिली है, 6,945 करोड़ से बढ़कर 8,600 करोड़ हुई है। और मुनाफा भी अगर आप देखें तो 2,882 करोड़ है। इनफैक्ट जो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था वो 2,620 करोड़ का था। असेट क्वालिटी के लिहाज से भी देखें, ग्रॉस NPA हो या नेट NPA, यहाँ पर आपको सुधार देखने को मिला, लेकिन प्रोविजनिंग थोड़ी सी बड़ी है। सिमिलरली अगर आप देखें तो IDBI बैंक यहाँ पर मुनाफा जो है 578 करोड़ से बढ़कर 987 करोड़ हो गया है। जो नेट इंटरेस्ट इनकम है यहाँ पर भी बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिली है, यानी 2,383 करोड़ से बढ़कर 2,925 करोड़ रही है। नेट NPAs हैं और ग्रॉस NPAs दोनों में अगर आप देखें तो काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। हालांकि प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी बढ़त देखने को मिली है, 770 करोड़ से बढ़कर जो है 784 करोड़ रही है। थंगबाई ज्वेलरी, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मुनाफा जो है 11 करोड़ से बढ़कर करीब 14 करोड़ हो गया। जो आय है 631 करोड़ से बढ़कर 745 करोड़ हो गई है, लेकिन मार्जिन बिल्कुल सपाट रहे 4% पर। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, यहाँ पर नतीजे कमजोर साइड पर देखने को मिले, क्योंकि मुनाफा जो है वो 6 करोड़ से घटकर 4 करोड़ हो गया। जो आय है वो 43 करोड़ से बढ़कर 53 करोड़ के आसपास हुई है। कामकाजी मुनाफा 12 करोड़ से घटकर 9 करोड़, और मार्जिन अगर आप देखें तो यहाँ पर बड़ा फॉल देखने को मिला, 28% से घटकर जो है 17% हुए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, कंसो जो आय है इनकी 554 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 750 करोड़ हुई है। मुनाफे में भी बढ़िया बढ़त है, 38 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़, और मार्जिन में ठीक ठाक, मतलब 23% से घटकर 21% के आसपास आए हैं। ओरिएंटल होटल्स, यहाँ पर नंबर अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मुनाफा जो है 7.5 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ हो गया है, और मार्जिन में भी बढ़त देखने को मिली है, 26% से बढ़कर 31% हो गए हैं। रूट मोबाइल की भी नतीजा अगर आप साल दर साल देखें तो काफी बढ़िया देखने को मिले, क्योंकि मुनाफा जो है वो 45 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 82 करोड़ हुआ है, और मार्जिन 11% से बढ़कर 13% हो गए। कुछ खबरें भी है मेरे पास। L&T को 1000 से 2,500 करोड़ की रेंज में कंस्ट्रक्शन इकाई को ऑर्डर मिले हैं। इंडिको रेमेडीज पर खास नजर रखिएगा, क्योंकि गोवा की जो फॉर्मुलेशन यूनिट है इसे US FDA से 9 आपत्तियां जारी हुई हैं। हालांकि स्टॉक पे बड़ा रिएक्शन देखने को नहीं मिला है। और पूर्वांका की तरफ से जो एक अपडेट आया, जहां पर ये कह रहे हैं कि इनकी जो बिक्री है तीसरी तिमाही में, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 20% की बढ़त देखने को मिली है, 796 करोड़ का आंकड़ा है। और जो रियलाइजेशंस है यहाँ पर भी 15% की बढ़त पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली है। ब्लॉक डील के लिहाज से 2 स्टॉक रडार पर रखें। IDFC फर्स्ट बैंक, यहाँ पर 48 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, और ONGC यहाँ पर भी 60 लाख शेयरों के सौदे हुए हैं, तो दोनों स्टॉक भी रडार पर रहेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए राय आती हुई और खबरें आती हुई सारे के सारे शेयरों पर, जहां पर आज दिखा है भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल। कुणाल जी और राकेश जी जुड़ चुके हैं नई दिल्ली से। सुमित बगड़िया साहब है हमारे साथ तैयार, वागले साहब का भी किया जाए स्वागत, और कुछ और मेहमान हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने को तैयार है। सचिन जी हमारे साथ पुणे से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आइए सभी का स्वागत किया जाए, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर ली जाए राय, और वो स्टॉक्स दिख रहे हैं भरपूर एक्शन में आज आपके लिए, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जबरदस्त से नतीजों के बाद आज कई सारे स्टॉक्स में। उनमें से एक है कैनरा बैंक।
यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद का एक्शन मैं आपके सामने ले आऊँ। कैनरा बैंक के रिजल्ट्स अभी थोड़ी देर बाजार के बाद ही आए हैं। नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। स्टॉक डे हाई के आसपास 2% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैनरा बैंक, सचिन जी चार्ट्स देखिए, राय दीजिए। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, यहाँ पर स्ट्रक्चर तो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। इनफैक्ट एक अच्छा फ्लोर इसने 320-315 के आसपास ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया था। एंड जिस तरीके से इसके ट्रेंड इंडिकेटर्स प्लेस्ड है, स्पेशली आरएसआई में जिस तरीके से एक पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है, तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक अपसाइड मूव ही यहाँ पर अनलॉक होनी चाहिए। सो 340 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। जिस तरीके से इसने एक फ्लोर बनाई है 320 के आसपास, तो 318 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। एंड ऑन द हायर साइड जैसे ही 340 342 इस पर्टिकुलर जोन में स्विंग होते हैं, वहां पर मुनाफा थोड़ा बांध देना चाहिए। तो खरीदारी करने की सलाह होगी कैनरा बैंक में। खरीदारी करने की सलाह है कैनरा बैंक में। नतीजों के बाद अच्छा लग ही रहा है, और बाकी बैंक्स में हम देख रहे हैं, सुबह जो हम बात कर रहे थे, नतीजों के बाद यहाँ पर आपको अच्छा एक्शन दिखा है। बट कुछ आईटी काउंटर्स भी हैं जो मूवमेंट दिखा रहे हैं। दोनों तरफ का मूवमेंट सुबह से आ रहा है। बिरला सॉफ्ट ऑलमोस्ट 4% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, इसमें भी अच्छी तेजी बनी हुई है। सुमित जी गुड आफ्टरनून सर, जरा बिरला सॉफ्ट देखिए सर, इसमें आज क्या चल रहा है? 300 का लेवल क्रॉस कर रहा है और डेज हाई पर है। माफ कीजिएगा, बागले साहब है हमारे साथ। बागले साहब गुड आफ्टरनून सर, एक बार जरा बताएं बिरला सॉफ्ट। आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लगता है इसमें पैटर्न अच्छा बन रहा है। 300 के पार ये निकला है, तो यहाँ पर लिया जा सकता है। करेक्शन आता है, 300 के नीचे जाना नहीं चाहिए। 297 298 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। पहला टारगेट 310 312 का होना चाहिए। पोजिशनली मुझे लगता है ये इवन 320 तक भी जा सकता है। पिछले लगभग 2-3 हफ्ते का ये टॉप क्लियर कर रहा है, तो पैटर्न काफ़ी पॉजिटिव है। वॉल्यूम्स भी सब्सटेंशियल है, तो मेरे हिसाब से इसमें बाय बनना चाहिए। ये है आपके लिए बिरला सॉफ्ट जिसमें बाय बनना चाहिए। बट एक क्लियर मूव आई है कोफोर्ज में। इसके नतीजे कुछ खास नहीं थे, उस दिन थोड़ा नेगेटिव रिएक्शन भी था, बट उसके बाद ये रिकवरी के मूड में आपको दिख रहा है। सिद्धार्थ सिरानी साहब की भी पिक रही है, कई बार उन्होंने रेकमेंड भी किया है। अच्छी मूव कोफोर्ज पर है। कुणाल जी गुड आफ्टरनून, एक बार कोफोर्ज देखें सर, आज मिड कैप आईटी का दिन बनते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक भी अच्छे मोमेंटम में है। बहुत बढ़िया एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पर चार्ट पर बना दीपांशु, और उसका ब्रेकआउट आता हुआ आज के ट्रेड में हमने देखा। अटेम्प्ट तो शुक्रवार को भी हुआ था ब्रेकआउट का, लेकिन ऊपरी स्तरों पर कोई बिकवाली का दबाव देखना पड़ा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत डिसाइसिव और इम्फेटिक ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक भी अब 4800 की ओर कूच कर रहा है। जिनके पास पोजीशन है मुझे लगता है बने रहें। आईटी में भी एक रिवाइवल देखने को मिलेगा, और 4800 तक मुझे लगता है स्टॉक, ये जो स्टॉक है, बिना किसी खास अड़चन के जाना चाहिए। आ रहा है कोफोर्ज का मूवमेंट, और सचिन जी ने एकदम सही वक्त पर रिकमेंड किया। और मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट के बाद किसी एक आईटी शेयर की आई तो वो कोफोर्ज है ना। गजब का एक्शन, जबरदस्त मूव है, बहुत ही बढ़िया। तो दमदार एक्शन आपको इस वक्त नजर आएगा कोफोर्ज में, आपके सामने इस वक्त है। आइए, सुमित जी भी मेरे ख्याल से कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, और सुमित जी से भी एक बार मैं सवाल लेना चाहता हूँ। आज उससे पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर कमजोरी के लिहाज से कोई एक सेक्टर आज है तो वो है सीमेंट। श्री सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, डालमिया भारत, 3 टॉप लूजर हैं वायदा कारोबार में। तीनों 4-4%। इसके ठीक नीचे जेके सीमेंट 3% नीचे, इंडिया सीमेंट 3% नीचे, अंबुजा 3% नीचे, ग्रासिम और एसीसी 1.5 से 2% कमजोर है। रैमको सीमेंट भी 1.5%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अक्रॉस बोर्ड सीमेंट शेयरों में तेज बिकवाली होती दिख रही है। वजह यह है कि वीकेंड पर जो अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे आए थे वो बेहद खराब हैं। अब अल्ट्राटेक के सीमेंट के नतीजों के बाद ये किन लेवल पर मजबूत सपोर्ट लेगा, बंसल जी को चार्ट्स में यही हमें बताना है। बंसल जी, कमजोर तो बहुत है, 300 रुपये घटा हुआ भी है, लेकिन अगला अहम बड़ा सपोर्ट कहाँ है जहां पर आप उम्मीद कर सकते हैं हाँ अब यहां से नीचे तो क्या जाएगा, रुकेगा? नहीं अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट में अब सपोर्ट ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए अनिल जी। 6900 के लेवल्स को इसने तोड़ा हुआ है। इसके नीचे की अनिल जी डिसाइसिव क्लोजिंग आ जाए तो फिर बेचना चाहिए, इन स्तरों पर उछाल पे बेचना चाहिए। और सीमेंट में कुछ बेचना है तो अनिल जी इस बार मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले नजर रखनी चाहिए अंबुजा सीमेंट पर। वहां जो डिस्टॉर्शन है ना, वो ग्रेड ए डिस्टॉर्शन है सीमेंट के अंदर, टॉप क्लास डिस्टॉर्शन अंबुजा के अंदर है। हालांकि अंबुजा अब अदानी का ग्रुप का हो गया तो उसके स्टॉक गिरते नहीं है, बट टेक्निकली वीकेस्ट काउंटर सीमेंट का अनिल जी अंबुजा सीमेंट है।
और साथ साथ अनिल जी, ये तो मैंने सीमेंट पे अपडेट दिया, एक अपडेट अनिल जी कोफोर्ज पर है। अनिल जी, माना कि हमारे वागले जी बोलते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते, हंसते नहीं है, और उनको अनिल जी आपने क्रेडिट नहीं दिया। सबसे पहले कोफोर्ज का मूव हमारे वागले साहब ने पकड़ा था, और आज तो मॉडर्न कैमरा लगा के जुड़े हुए हैं, पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लर्ड दिख रहा है अनिल जी, ऐसा मॉडर्न कैमरास में होता है। तो वागले साहब को भी अनिल जी क्रेडिट दे दीजिए कोफोर्ज के लिए। इसीलिए तो नहीं दिया। वागले साहब आप बोलेंगे तो मुस्कुराएंगे, लेकिन वागले साहब बंसल जी के बोलने पे मुस्कुराएं और हमारी क्रेडिट और हमारी बधाई स्वीकार करें। देखो बंसल जी, आपने तो बड़ा, हाँ एक्चुअली कुछ 3D कैमरा जैसा लग रहा है। हाँ, पूरा बैकग्राउंड ब्लर करके। बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है वागले साहब का। वाह, चलिए बंसल जी पे की मतलब नजर सब जगह रहती है एकदम, कि कौन कैसे बैठा है, क्या पहन कर बैठा है, ताकि विशेष टिप्पणी उनकी आती रहे। धन्यवाद बंसल जी याद दिलाने के लिए। बिल्कुल, कोफोर्ज तो हमेशा से सबसे ज्यादा, अगर किसी इस स्टॉक पे किसी एक एक्सपर्ट की तरफ से रिकमेंडेशन आई है तो वो वागले साहब ही है। आइए बढ़ते आगे, और कुछ बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरों का वक्त है। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, वो आपको बताएंगे ये आ सकता है बजट में। तब तक सचिन जी के लिए एक बिगुल BTS डबल टी वाला। सचिन जी बताएं सर। जी अनिल जी, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट के बाद आई थिंक मेटल्स की बारी होगी, एंड कहीं जाकर टाटा स्टील में पिछले 3 दिनों का अगर हम डेटा देखें तो अनवाइंडिंग का ही नजारा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है आज के सत्र में अगर 120 लेवल टूट जाता है तो फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ पर भी पाइल अप हो जाने चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर बिकवाली की सलाह होगी। टाटा स्टील में वन स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 124 पे। इंट्राडे के लिहाज से पहला टारगेट जरूर 119 के आसपास का है, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 116 117 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं 1 से 2 दिनों में। तो बिकवाली करनी है फ्रेश टाटा स्टील में। टाटा स्टील यहाँ पर फ्रेश बिकवाली करने की राय, मतलब पहले ही कॉल शॉर्ट कॉल आया है। क्या बात है। तो सचिन जी की तरफ से बेचने का इरादा रखते हैं सचिन जी, और 119 117 116 के आसपास के टारगेट के लिए इस वक्त बिकवाली करने की राय है। तो ये है टाटा स्टील पर राय। बिल्कुल, टाटा स्टील थोड़ा आपको फिसलते हुए दिख रहा है इस समय। देखते हैं बाकी कमोडिटी प्लेस में भी आज आपको थोड़ी कमजोरी बनती हुई दिख रही है। वीकनेस तो आ रही है। वीकनेस तो है। आइए तो चलिए तरुण से करते हैं मुलाकात, और बजट में क्या आना है ये आ सकता है बजट में। तरुण हमारे साथ तैयार है नई दिल्ली से, और तरुण बताइए कि क्या हो रहा है नई दिल्ली में, बजट में क्या क्या आने वाला है, किसकी संभावनाएं ज्यादा है? बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा ऑनलाइन गेमिंग को लेकर एक बड़ा क्लैरिफिकेशन बजट के अंदर आ सकता है। एक तरीके की जो एम्बिग्यूटी है सीबीडीटी उसको दूर करना चाहता है, और उसका ऐलान जो है वो बजट में हो सकता है। हाल में अभी 30% का टैक्स लगता है यदि आप ऑनलाइन गेमिंग में 10,000 या 10,000 से ऊपर का यदि विनिंग अमाउंट है तो आपको कंपनीज 30% का टैक्स डिडक्शन करती है। लेकिन इसमें एम्बिग्यूटी ये है कि यदि आप 10,000 से नीचे जीतते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, कंपनी कोई टैक्स डिडक्शन नहीं करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 9,999 रुपए भी यदि आप जीत रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना है, और कई लाख रुपए जीत रहे हैं तो, लेकिन आपका जो पर गेम जो विन है वो 9,999 रुपीज है, तो आप टैक्स के दायरे से बाहर है। तो इस वजह से टैक्स कलेक्शन ऑनलाइन गेमिंग से कम हो रहा है, और सरकार ये चाहती है इस एम्बिग्यूटी को दूर किया जाए। तो एक ये प्लान किया जा रहा है कि या तो इसको कुल जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करके उस पर टैक्स लगाया जाए, या ये जो 10,000 की जो रकम है उसको कम किया जाए जिस पर टैक्स 30% लगाना है। तो इस पे एक बड़ा क्लैरिफिकेशन इस बजट में आ सकता है, और ये क्लैरिफिकेशन आने के बाद जो उम्मीद यही की जा रही है कि जो टैक्स की जो दायरा है वो कम होगा, और ऑनलाइन गेमिंग से एक बड़ा टैक्स कलेक्शन सीबीडीटी डिपार्टमेंट को मिलेगा। इंटरेस्टिंग की बात यह है कि ऑनलाइन गेमिंग से जो टैक्स लगता है अभी 10,000 रुपए से ऊपर की कमाई पर लगता है, और उस पर 30% टैक्स लगता है, लेकिन अब इसको लेकर कुछ बदलाव होने की तैयारी में है। तो ये बताएं तरुण, इससे इंडस्ट्री को थोड़ा नुकसान होने की उम्मीद है या उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा?
देखिए इंडस्ट्री का ये मानना है कि मान लीजिए वो एग्जांपल दे रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति का। यदि आप कौन बनेगा करोड़पति में यदि आप एक बार विन करते हैं तो आपको 30% देना है। यदि आप मान लो 5,000 विन कर रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना है, लेकिन यदि आप 1 लाख रुपए विन कर रहे हैं तो आपको पैसा देना है। तो उनका लॉजिक यही है कि आप इसको क्लब मत करिए, सिंगल गेमिंग पे ही आप रखिए, पर गेम पे ही आप टैक्स रखिए, जिससे एक क्लैरिटी रहेगी। आप क्लब करना सही नहीं होगा। और ये जो 10,000 की जो लिमिट है ये काफी लंबे समय से रखी गई है और 10,000 की लिमिट उनका मानना है कि काफी कम है। तो क्योंकि जो विनिंग अमाउंट है वो ज्यादा होते हैं, लेकिन सरकार का ये मानना है कि 10,000 से नीचे के जो टैक्स ब्रैकेट के जो लोग हैं वो हमें उनके बारे में पता नहीं लग पाता है। तो ये जरूरी है कि उनका पता लग पाए और इसी वजह से इस थ्रेशोल्ड को या तो कम किया जाएगा या जो क्लब करके टैक्स लगाया भी जा सकता है। यानी कि जो ऑनलाइन गेमिंग से कमाई हो उसमें आप टैक्स बचा लें, इस पर है सरकार की नज़र और इस बार बजट में इसे ठीक किया जा सकता है, चुस्त दुरुस्त किया जा सकता है। धन्यवाद तरुण, ये बेहतरीन खबर देने के लिए। और ऐसी ही कुछ और बेहतरीन खबरें बजट में जो हो सकता है उस पर तरुण की तरफ से आपको लगातार मिलती रहेगी। कल सुबह आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तो ये है आपके लिए बड़ी खबर, ये आ सकता है बजट में। आइए बढ़ते हैं आगे और टाटा कम्युनिकेशन पेश करने वाला है अपने नतीजे। आज ही तो आ रहे हैं रिजल्ट, आज ही आ रहे हैं, बिल्कुल आज मार्केट के बाद या किसी भी वक्त पोस्ट मार्केट एक्सपेक्ट मार्केट के बाद आने की तैयारी में। तो पहले जल्दी से अनुमान देख लीजिए। आज स्टॉक बड़ा मजबूत है। मेरे ख्याल से शुक्रवार को थोड़ी कमजोरी हुई थी, लेकिन आज पूरी की पूरी रिकवरी दिखाकर वाव 3% की मजबूती के साथ टाटा कम्युनिकेशन। बताएं कैसे रहेंगे रिजल्ट्स? सर, जिस तरह का प्राइसिंग एक्शन हो रहा है उससे तो ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर अर्निंग सरप्राइज हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि नंबर्स के लिहाज से करीबन 1-1.25% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 4,431 करोड़ कंपनी की रेवेन्यू रह सकती है, जिसके तहत डेटा रेवेन्यू आप देखिए तो लगभग 2.25% की ग्रोथ हमें आती हुई नजर आ सकती है। जहां तक वॉइस रेवेन्यू का सवाल है वहां पर करीबन 5% की डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और इसी वजह से शायद कंपनी का एबिडा 4.7% गिरकर लगभग 1,030 करोड़ पर रहने का अनुमान लगाकर चल रहे हैं और मार्जिन भी रिलेटिवली फिर 24.7% से घटकर 23.2% रह सकती है। इनफैक्ट मुनाफे का बेस पिछले तिमाही में थोड़ा सा बढ़ा हुआ था, तो इसी वजह से अभी लगभग आप देखिए तो 370 करोड़ रुपए का मुनाफा हम इस तिमाही में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। डेफिनेटली हमें यही देखना है कि ग्रोथ आउटलुक को लेकर कंपनी की क्या कमेंट्री रहती है एंड आगे के लिए कंपनी का क्या एक्सपेंशन प्लान है, इस पर हमारा बड़ा फोकस बना रहेगा। बट लार्जली अगर आप नंबर्स के लिहाज से बात करेंगे और प्राइस एक्शन को उसके साथ कंपेयर करेंगे आज के लिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एक सरप्राइज मूव देखने को मिले नंबर्स आने के बाद। ओके, सरप्राइज आ सकता है नंबर्स में। पिछली तिमाही में पहली बार टाटा कम्युनिकेशन के नंबर थोड़े बेहतर होते हुए दिखे, लेकिन इस बार आप ये कह रहे हैं कि अनुमान ये कि 30% मुनाफा घटेगा। मुनाफा घटेगा, बट बेस सर काफी बड़ा था पिछले तिमाही में 532 करोड़ रुपए का। बट अगर आप मार्जिन्स और रेवेन्यू फ्रंट पर देखेंगे तो बहुत ज्यादा हमें रिएक्शन नहीं एक्सपेक्टेड है अभी इस बार। तो ये तिमाही दर तिमाही आप बता रहे हैं टाटा कम्युनिकेशन। स्टॉक तो बेहद मजबूत है टाटा कम्युनिकेशन का, नतीजों से ठीक पहले। और इसी पर एक बार राय ले ली जाए चार्ट्स पर। जरा एक बार कुणाल जी, टाटा कम्युनिकेशन। अरे जी देखिए, चार्ट बहुत शानदार है टाटा कम्युनिकेशन का और इस स्टॉक में हम लगातार एक अप ट्रेंड देख रहे हैं। पिछले 4-5 सत्रों में स्टॉक ने थोड़ा करेक्ट किया और एक बुलिश फ्लैग पैटर्न चार्ट पर बनाया। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न आज कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है और साथ में एक बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न भी 2 दिनों में तैयार हुआ है। तो स्ट्रक्चर मुझे मजबूत लगता है। मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है उन्हें तो बने ही रहना चाहिए। नई खरीदारी भी इन स्तरों पर करें तो कोई हर्ज नहीं है। 1350 का स्टॉप लॉस रख लें। मुझे लगता है स्टॉक 1500 तक जाएगा, तो 1350 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कराएं। ये है स्टॉप लॉस का लेवल, खरीदारी करें, बने रहें टाटा कम्युनिकेशन में। आइए नितिन जी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर इस वक्त, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। नितिन जी बताएं सर, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे? जी अनिल जी, 18,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 98 में मिल रही है। 18,100 की कॉल ऑप्शन, ये इन द मनी हो गई। इसका स्टॉप लॉस होगा 68 का, यानी 30 रुपए आपका स्टॉप लॉस हो गया। और आज के टारगेट इसके होंगे 125 फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट 140 भी हो सकता है। नीचे डिप आई, डिप के बाद वापस बाउंस आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट 1 घंटे में मार्केट
का जो डे हाई है वो ब्रेक होना चाहिए और मार्केट हाई की तरफ जा सकता है। शॉर्ट कवरिंग होनी चालू हो गई है, 3 दिन के बाद एक्सपायरी है, 1 फरवरी को बजट भी है, तो उसको देखते हुए 18,100 की कॉल ऑप्शन हम यहाँ पे ले रहे हैं। 99 के आसपास, 100 के आसपास, टारगेट 125 और उसके बाद 140, स्टॉप लॉस 68। ये आज के आज ही रखने, कल के लिए थैंक यू। या अनिल जी, अगर आज 125 130 मिल जाए तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है 1 घंटे में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए, मार्केट डे हाई की तरफ जानी चाहिए। ओके, चलिए तो कोशिश करें कि आज के आज ही आप इसमें से निकल पाए। ये राय आपके लिए नितिन जी की तरफ से आती हुई। आइए, हमारे साथ तैयार है इस वक्त विजय चोपड़ा साहब भी, और चोपड़ा साहब से हमें राय लेनी है सरकारी कंपनियों पर और स्पेशली कॉनकोर पर। चोपड़ा साहब, कॉनकोर के नतीजे आ जाने वाले हैं, पहले मैं आपको नतीजे का अनुमान रख दूं, उसके बाद आपके पास आऊंगा राय के लिए। कुशल हमारे साथ तैयार है अनुमान लेकर। कुशल बताएं। सर, नंबर्स ओवरऑल अच्छे ही दिख रहे हैं, खासकर अगर आप कंपनी की रेवेन्यू फ्रंट पर बात करें तो लगभग 9.5% की ग्रोथ के साथ 2,096 करोड़ पर कंपनी की आय आ सकती है। कंपनी का कामकाजी मुनाफे में भी 12% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। लैंड लाइसेंस फीस गिरने से कंपनी की मार्जिन्स में भी आपको बढ़त आती हुई दिखेगी। करीब 24% था पिछले साल, इस बारी 24.4% की हमारी एक्सपेक्टेशंस है। इनफैक्ट एग्जिम और घरेलू वॉल्यूम में लगभग 10% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और साथ ही स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो वॉल्यूम रोड लॉजिस्टिक्स जो है उससे रेल लॉजिस्टिक्स में शिफ्ट होने की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो डेफिनेटली रेल लॉजिस्टिक्स में अगर ये शिफ्ट होता है वॉल्यूम्स ओवरऑल, तो इनके लिए काफ़ी बड़ी फायदे की बात होती है। जहां तक मुनाफे का सवाल है, 13% की ग्रोथ के साथ 323 करोड़ पर अब कंपनी अपना मुनाफा भी दर्ज कर सकती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को के चालू होने की क्या प्रोग्रेस है, उस पर क्या अपडेट है सरकार की तरफ से, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। एंड लार्जली कंपनी का आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या होगा, इस पर हमारा फोकस बना रहना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए कॉनकोर पर नतीजों से पहले का अनुमान। मिले जुले और ठीक से नतीजे रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं, खराब नहीं होंगे ये आप मान सकते हैं। 700 रुपए के आसपास स्टॉक। चोपड़ा साहब, दें अपनी राय। अनिल जी, गुड आफ्टरनून जी। ये बहुत अच्छी कंसोलिडेशन से गुजरा है कॉनकोर, और अगर आप देखें तो करीब करीब मई 2021 में भी यही भाव था जो आज लगभग फरवरी 2023 में दिख रहा है। और मेरा ये मानना है कि एक अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट कैंडिडेट भी है और इसके अंदर हो सकता है कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत कोविड से बाहर निकला और जब पूरी दुनिया मंदी की चपेट में है, तो हमारा जो देश है, हमारा जो अर्थव्यवस्था है, वो कहीं बेहतर है अपने पीयर्स के से। और कॉनकोर एक हमारे मेन स्ट्रीम बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी है, तो अगर भारत में बिजनेस बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो कॉनकोर को भी बिजनेस मिलेगा और सरकारी होने के नाते इसके पास एक एडेड एडवांटेज भी है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा बाइंग लेवल है। अगर ये 680 685 के लगभग मिलता है तो इसमें फ्रेश एंट्री भी की जा सकती है थोड़ी लंबी अवधि के लिए। और मेरा ये मानना है कि अगर कोई लंबी अवधि का खिलाड़ी है, इसमें 2-2.5 साल का कंसोलिडेशन देखने के बाद मेरा ये मानना है कि 800 850 तक भी जाने का दमखम रखता है। तो कॉनकोर में तो खरीदारी करने की चेष्टा करनी चाहिए जब भी ये नीचे मिले। और अभी एक और मैं पॉइंट बोलना चाहता हूं कि जो भी आज हम बातचीत करें या रिकमेंडेशंस की बात हो, मुझे लगता है कि बजट तक का वेट कर लेना चाहिए। बजट तक ऐसा मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ फायरवर्क्स होंगे। मार्केट भी वेट कर रहा है और बजट के दौरान या बजट के पश्चात अगर कोई भी गिरावट मिलती है तो अच्छी क्वालिटी कंपनीज लेने का बहुत अच्छा मौका होता है, तो लेनी चाहिए। आज ही आप करें, बट एक बार बजट को निकलने दीजिए और उसके बाद अच्छे लेवल्स पर आप कॉनकोर पर लंबे नजरिए से नजर रख सकते हैं। पर आइए, एक ट्रेडिंग कॉल आ रही है चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी की तरफ से। बताएं सर। दीपांशु, स्टॉक को हम काफी निचले स्तरों से 3300 के लेवल से रिकमेंड करते आए हैं, उसके बाद तो बड़ा डिविडेंड भी आ गया। स्टॉक है टीसीएस। अब टीसीएस पे खरीदारी की राय है। अगर टेक्निकली हम देखें तो 3 दिन की जो डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्लैग पैटर्न था उससे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। टीसीएस में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है, तो शॉर्ट टर्म के लिए टीसीएस पे खरीदारी की राय। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, अगर लॉन्ग टर्म थोड़ा चार्ट देखें तो आपको यहाँ एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ टीसीएस पर नजर आएगा, जिसका ब्रेकआउट बिल्कुल मौजूदा स्तरों के आसपास आता हुआ दिख रहा है। और इस पैटर्न का लक्ष्य तो खैर बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा जो टारगेट है पहला वो 3500 का है, यानी कि यहाँ से 100 रुपए की तेजी की उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। इन स्तरों पर बाय करके चले, 100 रुपए ऊपर यानी कि 3500 के आसपास एक टारगेट रखना होगा।
और इस स्टॉक के लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3360 3360 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो 3360 के स्टॉप लॉस से बाय करें। ओके, टीसीएस खरीदारी करने के लिए आए 3500 के टारगेट के लिए 3360 का स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए राज सेठी साहब की तरफ, कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आती हुई टीसीएस में खरीदारी करने की 3400 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हूं। आइए अब सेठी साहब से मुलाकात करने का वक्त है, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। जी वेरी गुड आफ्टरनून जी। 2 स्टॉक है अनिल जी कैश मार्केट्स के जिनमें खरीदारी करनी है। बताएं सर कौन कौन से? अनिल जी जो आज का पहला स्टॉक है एक होटल स्टॉक है ताज जीवीके होटल्स, जो कि अभी 204 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग होटल ग्रुप इंडियन होटल्स और जीवीके ग्रुप दोनों की जॉइंट वेंचर है। 7 प्रीमियम होटल्स है थ्रू आउट इंडिया विद अराउंड 1350 रूम्स, जिसमें ये ताज जो सेंटा क्रूज मुंबई एयरपोर्ट पे है वो भी इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है। बाकी बहुत ही दमदार फंडामेंटल्स है। सितंबर तिमाही में बहुत अच्छे नतीजे थे, 32 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल सितंबर तिमाही में सिर्फ 3 करोड़ का पैट था। और हम देख रहे हैं होटल स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद, एक कंसोलिडेशन के बाद अब वापस चलने को तैयार लग रहे हैं। और इस तिमाही के नतीजे बहुत ही दमदार आने चाहिए, जिस तरह के होटल्स के ऑक्यूपेंसी लेवल्स है या जो उनकी एवरेज रूम टैरिफ है। आज ही हमने देखा ओरिएंटल होटल्स एक छोटी होटल है जिसके नतीजे बहुत ही जबरदस्त थे। मुझे लगता है इस तिमाही में जितने होटल कंपनीज है, चाहे वो ताज जीवीके है या बाकी भी होटल ग्रुप है, उनके अच्छे नतीजे आएंगे, तो उस लिहाज से ये होटल स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म करने चाहिए। बाकी इस कंपनी में प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 75% की हिस्सेदारी है, जिसमें इंडियन होटल्स अराउंड 25.5% स्टेक ओन करता है। डीआईएस अराउंड 4% ओन करते हैं, जिसमें क्वांट है, आईडीएफसी है, और सॉलिड फंडामेंटल्स अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है 215 रुपए का, 198 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 215 का टारगेट, 198 का स्टॉप लॉस। सेठी साहब ये आपको कैसे पता चलता है कि मतलब जैसे ताज प्रेसिडेंट है वो इंडियन होटल में है, ताज कोलाब इंडियन होटल में, ताज सांताक्रूज ताज जीवीके में, ऐसे कैसे पता चलता है? हाँ अनिल जी, जब आप वहाँ जाते हो रिसेप्शन पे, आप पूछते हो रिसेप्शन पे जाके, आप वहाँ पूछते हो कि ये आपकी होटल कौन से वाली लिस्टेड कंपनी में आ रहे हैं, कैसे? नहीं अनिल जी, वहाँ जाके पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, रिसर्च करते हैं ना अनिल जी, तो उसमें आता है कि इनकी 7 तो टोटल होटल्स है, जिसमें 4 हैदराबाद में है। बाकी तो अनिल जी टाइम की कंस्ट्रेंट है, नहीं तो मैं तो इस पे बोलते जाऊँ तो 5-7 मिनट लग जाएंगे इस पे बोलने में। एक होटल चेन्नई में है, एक चंडीगढ़ में है, एक मुंबई एयरपोर्ट पे ताज सेंटा क्रूज है, और वाकई में इनके टैरिफ लेवल्स बहुत ही हाई है। अभी मेरा काम पड़ा था ओवर द वीकेंड होटल रूम्स के लिए यहाँ पे ताज सेंटा क्रूज में, मतलब जो पिछले साल जो रेट्स थे वहां से डबल के रेट में भी अभी रूम्स नहीं मिलते। ओके, वैसे आशीष सर तो बोलते ही हैं 5-7 मिनट, इसमें कोई 5-7 मिनट बोलने में कोई ऐसा हर्ज नहीं है। जैन साहब भी बोलते हैं, वैसे बंसल जी कह रहे हैं आपको हो भी गए 5-7 मिनट, ऐसा बंसल जी कह रहे हैं। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, पता है जो आप बोल रहे हैं ना कि किस उसके अंदर आता है, वो होटल में जाके अनिल जी वो पूछेगा जिसको डिस्काउंट लेना होगा, मतलब कि तरीके से पूछेगा, फिर बताएगा मैं जी बिजनेस पे आता हूँ। तो हमारे सेठी साहब तो डबल सेट है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती अनिल जी। वो दूसरे लोग अनिल जी जो होटल में जाके पूछते हैं कि किस उस कैटेगरी के अंदर आता है, फिर तरीके से अनिल जी आपकी फोटो भी दिखाते हैं। मुझे आज तक नहीं मिला डिस्काउंट किसी को मेरे खुद के दाम का। अगर आपको मिल रहा है तो आप ज्यादा किस्मत वाले हैं, हमें भी बताएंगे। हमें नहीं पता। ओके, आइए ताज जीवीके ये है स्टॉक पहला जो सेठी साहब की पसंद का है खरीदारी करने के लिए। सेठी साहब बताएं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जी जो आज खरीदारी करने की सलाह है वो है क्विक हील टेक्नोलॉजीज। क्विक हील के नाम से एनएसई का टिकर है, 181-182 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। भारत की एक लीडिंग एंटीवायरस और साइबर सिक्योरिटी वाली कंपनी है, जिसका इंडिया के रिटेल साइबर सिक्योरिटी मार्केट में 34% से ज्यादा का मार्केट शेयर है। फिर एक ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाली बिजनेस में है ये कंपनी, और मोबाइल सिक्योरिटी का भी कारोबार करती है। फिर पैन इंडिया प्रेजेंस है, अराउंड 22 सिटीज में 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर्स। इंटरनेशनली भी अच्छा खासा प्रेजेंस है, 47 कंट्रीज में प्रेजेंट है। सितंबर तिमाही बहुत ही दमदार थी, 22 करोड़ का पैट था इस सितंबर में, जो पिछले साल सितंबर में कुछ प्रॉफिट नहीं किया इस कंपनी ने, 0 प्रॉफिट था, और वहां से 22 करोड़ का प्रॉफिट इस तिमाही में आया। और डिविडेंड यील्ड भी क्लोज टू 2.6% है। वैल्यूएशन सस्ते हैं, 15 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। मुझे लगता है इस तरह के स्टॉक बहुत अच्छा करने चाहिए आने वाले दिनों में, और जिस तरह से सरकार का भी एक
इम्पेटस देने का है ये कंप्यूटर हार्डवेयर को या मैन्युफैक्चरिंग को, मुझे लगता है क्विक हिल जैसा स्टॉक अच्छा करेगा। यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह, 195 का टारगेट है शॉर्ट टर्म और 170 का स्टॉप लॉस। ओके, तो क्विक हील यहां पर खरीदारी करें और साथ ही ताज जीवी के 2 बेहतरीन कैश कॉल्स आपके लिए सीरी साहब की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी की मार्केट स्ट्रैटेजी। अमेरिका एकदम सुस्त है सर, फ्राइडे की रैली के बाद कुछ करने के मूड में नहीं दिख रहा है। यूरोप में हल्की खरीदारी है, कच्चा तेल $87 के ऊपर है। रुपया सर आज सुबह 18 पैसे मजबूत था, अब 37 पैसे कमजोर आपको दिख रहा है। तो इंट्राडे 50 पैसे का रिवर्सल आपने रुपए में होते हुए दिखा है। यहां पर थोड़ी परेशानी जरूर छाई हुई है, बट अदरवाइज एशिया के बाजार, चीन हांगकांग तो नहीं थे खुले, बट बाकी जो जितने भी बाजार खुले थे वहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा है। हमारे बाजार भी 100 पॉइंट ऊपर, निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी। क्या करना है सर इस समय? देखिए, आज सुबह हम एक ही चीज़ बात कर रहे थे कि देखिए आपको तेजी मंदी जो भी गिननी है ना, वो आपको 18,100 से गिननी है। कि 18,100 के ऊपर है 25 पॉइंट ऊपर है, 18,100 के नीचे तो उतना नीचे। तो बेसिकली आप देखिए ऊपर 18,162 का हाई है और नीचे 18,063, यानी 100 पॉइंट की रेंज में आपका पूरे दिन में निफ्टी ने निकाला है। और ऐसे देखेंगे तो लगभग नीचे से 50 पॉइंट ऊपर है, ऊपर से 50 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे है, यानी कि बिल्कुल छोटी सी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अपना फॉर्मूला सिंपल है, आखिरी 1.5 घंटे में, सॉरी 1.5 क्या 1 ही घंटा बचा है अब तो, आपको 18,075 18,050 के आसपास आए तो लेना है, 18,175 18,200 के आसपास आए तो देना है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ वो बता दूं। इस बात की आज बहुत संभावना बन रही है कि आप 18,100 के नीचे बंद ना दे, यानी कि क्लोजिंग में आपकी रिस्क 25 पॉइंट से ज्यादा की दिख नहीं रही है। क्यों? 18,100 के पुट पर 1 करोड़ 20 लाख शेयर है, 18,100 के कॉल पर 1 करोड़ 40 लाख शेयर है। हालांकि कॉल राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन दोनों ही जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो पुट और कॉल का है वो 18,100 पर ही है, जो सुबह भी था अब भी है। और आपने लगभग पूरा दिन 18,100 के आसपास और ऊपर बिताया है। तो इसका मतलब एक आप ज्यादा कमजोर होंगे नहीं। सिर्फ अपने को एक ही चीज चाहिए, 3 बजे तक आपको 18,100 तोड़ना नहीं है। 3 बजे या 3:05 का फिबोनाची आप कर लीजिएगा। हाँ, थोड़ा अपने हिसाब से 3-5 मतलब जैसे 1-2 पॉइंट का लेवल होता है ना, वैसे 2-4 मिनट भी अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर ले। तो ब्रॉडली 3 बजे तक अगर आपने 18,100 को होल्ड करके रखा है तब तो समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपने 18,100 3 बजे के पहले तोड़ दिया तो 18,050 18,025 तक आप आ सकते हैं, वहां पर खरीदारी करने का मौका होगा। अगर नहीं तोड़ा और पहले भाग गए तो 18,175 18,200 के आसपास आए, 18,150 के ऊपर से वहां आप प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं। 18,100 आपकी धुरी हो गई, जिसके इधर उधर आपको 50 से 75 पॉइंट का मुंह दिखाना है। बैंक निफ्टी 42,800 के आसपास है, 42,500 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यानी आप उसके नीचे नहीं बंद होंगे। और 43,000 के ऊपर बंद होने की संभावना भी कम है, वहां भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 60 लाख शेयरों का बैंक निफ्टी में। तो फिर बंद होंगे कहां? जो लेवल 18,100 का है कश्मकश वाला 3 बजे के पहले होल्ड करने का, बैंक निफ्टी पर वो लेवल अनफॉर्चुनेटली 42,800 है, जिसके थोड़ा सा नीचे आए, मतलब लगभग वही कह सकते हैं। 42,800 के पुट पर 29 लाख शेयर हैं, कॉल्स में 37 लाख शेयर हैं। अगर 3 बजे तक आप 42,800 को होल्ड करते हैं तो आप 42,950 925 के आसपास आप क्लोज होने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे रहते हैं तो आप 42,725 42,625 के आसपास नीचे तक जा सकते। तो ब्रॉडली कोई बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आने की संभावना है नहीं, रेंज माउंट सा ट्रेड है। निफ्टी में 18,100 बस यही एक ध्यान में रखना है। ओवरऑल रुझान पॉजिटिव है, डाउ फ्यूचर्स भी ठीक है, बहुत कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत नहीं है, मिला जुला सा कारोबार है। एग्जैक्टली क्या होगा आपको पता नहीं, क्योंकि आजकल डाउ फ्यूचर से आपको डाउ के मूवमेंट का अंदाजा लगता नहीं, और कोशिश भी मत कीजिए। सो आप खाली अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देखिए, अपने एक ही फॉर्मूला रखना है। ट्रेडिंग रेंज के ऊपर के सिरे पे बंद होता दिखेगा तो आप प्रॉफिट बुक करके इंतजार करेंगे। अगर कल गलती से गैप खुल गया, ब्रेकआउट हो गया तो कोई बात नहीं तो अपनी रिस्क कम रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल रहेगा, नीचे में वापस लेना है। और दूसरा ये कि अगर आपको ऊपर बेचना नहीं आता है तो नीचे अच्छे लेवल का इंतजार कीजिए, वहां से एंट्री कीजिए, सिंपल। तो खरीदने का ध्यान रखना है, सही लेवल पे एंट्री करनी है। बिल्कुल सही लेवल पे एंट्री करनी है, ये ध्यान रखिए, बट खरीदने का इंतजार करना है। ओके, ये है आपके लिए इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए फिर बढ़ते हैं आगे, और बैंक्स हम बात कर ही रहे हैं, सुबह से अच्छे नंबर्स आए हैं, कुछ स्टॉक्स हमने आपके लिए हाईलाइट भी करे थे, अच्छा मूव आया है। थोड़ा समझा जाए कि आगे के आउटलुक क्या लग रहा है, मैनेजमेंट की तरफ से क्या कहना है नतीजों के बाद। वरुण है हमारे साथ तैयार। वरुण बताइए क्या कुछ निकल कर आ रहा है मैनेजमेंट की कॉल के बाद? डेफिनेटली दीप, तो ओवर द वीकेंड अगर आप देखेंगे तो काफी सारे बैंक से नतीजे और काफी सारी कॉल्स थी, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक था, कोटक बैंक था, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक के तमाम बैंक्स की तरफ से
कॉन्फ्रेंस कॉल्स थी और इसमें काफी कुछ निकल के आया है। सबसे पहले कासा को लेके काफी क्वेश्चंस थे कि क्या यहाँ पे सुधार होगा, क्योंकि इस क्वार्टर में हमने देखा कि कासा रेशियो में काफी गिरावट हुई है। तो सबके सब बैंक्स एक सुर में कह रहे थे कि नहीं, यहाँ से कासा डिपॉजिट्स में आपको सुधार देखने मिलेगा। हालांकि बैंक्स का यह भी कहना था कि क्योंकि अब एफडी रेट्स बढ़ रहे हैं तो काफी हद तक जो सेविंग अकाउंट से पैसा है वो हो सकता है कि एफडीज में भी जाए, लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं ये कासा में थोड़ा बहुत सुधार का अनुमान लगा रहे हैं। एनपीएस सबका कहना था कि यहां से और सुधरेंगे, यानी कि एनपीएस में सुधार होगी, लेकिन कुछ सेगमेंट्स के लिए इन्होंने कुछ चिंता भी जताई है। उसमें सबसे पहले तो हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट है। यहाँ पे सबका कहना था कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर जो है अब हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे नहीं है कि सेल्स कम हुई है, लेकिन जो मोमेंटम पहले देखा गया था वो मोमेंटम जो है अब थोड़ा बहुत कम हो रहा है। हालांकि औसतम टिकट साइज बढ़ रहा है, लेकिन मोमेंटम कम हो रहा है। कमर्शियल रियल एस्टेट को लेके यहाँ पे ज्यादातर बैंक जो है वो काफी हद तक सावधान थे। ग्रामीण इलाकों का इनका कहना है कि रिकवरी अच्छी हो रही है। कंस्ट्रक्शन सेगमेंट, यहाँ पे इनका कहना था कि सेल्स काफी अच्छी हो रही है, खासकर रोड कंस्ट्रक्शन में। और इसका अगर आप मतलब निकाले तो सीवी सेल्स जो है या फिर सीवी लोन्स जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के लिए भी एक बात इन्होंने कही, और वो ये कहा कि इंडस्ट्री में जो रिवॉल्वर्स है उसमें कमी देखी गई है। तो कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड याद रखिए, एसबीआई कार्ड हो सकता है कि मार्जिन में दबाव देखने मिले। अब कुछ बैंक स्पेसिफिक बताता हूं। बंधन बैंक जो कि आज का स्टार परफॉर्मर है, इनके नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन कमेंट्री काफी अच्छी थी। उसमें इनका कहना कि Q1 FY24 में CGFMU से करीब 1700 करोड़ के आसपास की रिकवरी इनको मिलेगी। अभी अगर आप देखते हैं तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन था 6.5% पे था, लेकिन दिसंबर में ये ऑलरेडी 7.3% पे पहुंच चुका है और आने वाले क्वार्टर में ये 7.75 से 8% के आसपास पहुंच सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में इन्होंने अपनी दरें जो है उसमें करीब 2.5% के आसपास की बढ़ोतरी की है। 8% निम्स अगले 2 क्वार्टर में। आर यू श्योर? यस अनिल जी, मैं कौन कॉल सुन रहा था। क्या बात कर रहे हैं? 8% ऑलरेडी 7.3% पे है, अगले 2 क्वार्टर में 7.75 से 8%, क्योंकि इन्होंने इनके जो ये रेट से माइक्रो फाइनेंस के वो करीब 19.5% के आसपास थे, इन्होंने 22% कर दिए। 2.5% के आसपास का इन्होंने वहां पे जंप लिया, जो कि आपको इस बार के रिजल्ट्स में देखने नहीं मिलेंगे। तो ये बढ़ती इतनी 22% पे जिसको ब्याज देते हैं, एनपीए होने का खतरा नहीं रहता? अनिल जी, माइक्रो फाइनेंस है, एक तो वहां पे लोन लोग लेते तो चुका देते, कॉमन आदमी है। और तो आप कह रहे क्या चाहते हैं? कॉमन आदमी चुका देते, बड़े आदमी नहीं चुकाते? अरे ऐसा नहीं है। कुछ स्टेट से भी मदद मिलती है, जैसे कि आपने देखा आसाम और वहाँ सब स्टेट से भी मदद मिली, वैसा भी होता है। तो इतना नहीं है प्रॉब्लम, अब उतनी नहीं है जो कि कोविड के टाइम पे थी। और वहाँ पे रिकवरीज भी देखने मिल रही है। स्लिपेजेस जो है वो अब, इनकी एक और बात थी कि स्लिपेजेस का बुरा वक्त जो है, कंपनी ने कैटेगरिकली कहा है कि स्लिपेजेस का बुरा वक्त जो है अब खत्म हो चुका है और आने वाले क्वार्टर्स में स्लिपेजेस जो है उसमें और सुधार आपको देखने मिल सकता है। अब आरबीएल बैंक, इनका कहना है कि कंपनी जो है फिर से ग्रोथ के पाथ पे लौट चुकी है। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में सुधार देखने मिल रहा है। आरओए जो कि अभी 0.75 के आसपास है, अगले क्वार्टर में 1 के आसपास पहुंच जाएगा। इनफैक्ट काफी सारे एनालिस्ट ने यह पूछा कि 0.75 से आप सीधे 1 पे पहुंच जाओगे, 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी। तो बैंक ने कहा कि हाँ, अगले क्वार्टर में हम पहुंच जाएंगे, लेकिन FY24 में शायद इसके आसपास ही रहे, ज्यादा गिरावट आपको देखने नहीं मिलेगी। यह आरबीएल बैंक का कहना था। अच्छे नतीजे तो आपको पता ही है, आईसीआईसीआई, कोटक, एचडीएफसी इन सब ने दिए हैं। बंधन के मिक्स नतीजे, लेकिन कमेंट्री काफी बेहतरीन थी। खराब नतीजे भी है येस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, प्रोविजनिंग बढ़ी थी बैंक ऑफ इंडिया की इसके। बट ज्यादातर बैंक्स में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में स्पेशली बहुत ही मजबूत नतीजे आ रहे हैं। तो रिजल्ट्स मजबूत है, कमेंट्री कॉन्फिडेंट है, मैनेजमेंट एकदम उत्साह में है, और इन सबसे ज्यादा मजबूती के साथ कॉन्फिडेंस से आपको नतीजों के बाद की कौन कॉल वरुण ने बताई, सबसे ज्यादा आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। आइए जरा एक विशेष टिप्पणी इस पर ली जाए चोपड़ा साहब से भी, जो बड़ी गहरी और पैनी नजर रखते हैं इन सभी बैंकिंग शेयरों पर, और इनके रिजल्ट्स में उन्होंने बड़े गौर से ध्यान से देखे हैं। बताएं सर। अनिल जी, मैं एनबीएफसीज के बारे में कहना चाहता था, खास करके जो माइक्रो फाइनेंस में होते हैं। तो वरुण ने एक बात बोली कि कई बार स्टेट से सब्सिडी आती है तो वहां से इनको हो जाता है, पर दूसरी बात यह कि इनके लोन कई बार इतने छोटे होते हैं तो कोई भी एनबीएफसी अपना ब्रेक इवन कर ही नहीं पाती छोटे लोन्स पे। तो इसीलिए इसका जो रेट है वो 21, 22 और इवन जैसे फुलटन जैसी कंपनीज हैं या बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं, वो छोटे 10-10, 20-20 हज़ार के लोन 36% तक भी देते हैं। तो एनबीएफसी बहुत अच्छे खासे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काम करती है और बैंकों से कई बार बहुत अच्छा कमाती भी है। इनका रिकवरी मैकेनिज्म भी आई थिंक बैंकों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो मुझे लगता है कि अच्छी जो एनबीएफसीज हैं जिनका रिकवरी मैकेनिज्म अच्छा है, दे शुड डू वेल। अगर आने वाले समय में मुझे लगता है कि जैसे व्यापार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो छोटी एनबीएफसीज को फायदा पहुंचना चाहिए।
ओके, तो ये राय है आपके लिए एनबीएफसी से जुड़ी, माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी कंपनी के लिए और इन बैंक्स के लिए। विशेष टिप्पणी कुणाल जी की भी है किसी स्टॉक को लेकर, जान लेते हैं, बताएं सर। अनिल जी स्टॉक को लेकर के नहीं, अनिल जी अभी वरुण ने जिक्र किया अनिल जी रिवॉल्वर का, तो अनिल जी मेरा उस पर इंटरेस्ट जागा कि ये रिवॉल्वर अनिल जी कौन सी वाली रिवॉल्वर है अनिल जी? जो फिल्मों में पहले दिखाई जाती थी वही है, कुछ और है अनिल जी? नकली वाली है, असली वाली होती तो हम वरुण को यहाँ पर बैठ नहीं देते। हमारे खुद के नीचे वो क्या लगा हुआ है, क्या मेटल डिटेक्टर। वरुण रिवॉल्वर का बताओ। अनिल जी ये क्रेडिट कार्ड में बेसिकली जो होता है ना कि आपको कितने पेमेंट करना है, उसमें से आप पार्ट पेमेंट ही करते हैं और बाकी पेमेंट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है जो कार्ड कंपनियां लगाती है महीने का 2-2, 4-4%। तो वो जो है उसमें कमी आ रही है। अब ये एज ए कस्टमर ये काफी अच्छा है कि लोगों को पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं तो मैं पहले ही भर दूं, मैं रिवॉल्वर पे नहीं जाऊं। मतलब इसका जो इसको जनरली रिवॉल्विंग क्रेडिट कैसे है, इसका कोई दूसरा सभ्य नाम रख सकता है रिवॉल्वर के बजाय, जिससे कि डर न लगे। फाइनेंशियल वर्ल्ड में इसको रिवॉल्वर ही कहते हैं। अच्छा रिवॉल्वर। अच्छा मुझे लगा रिवॉल्वर आपने रखा है ना। नहीं मैंने नहीं रखा है, नहीं इसका टर्मिनोलॉजी वो है रिवॉल्वर। अच्छा, ओहो, फाइनेंस में भी रिवॉल्वर। सर वैसे है तो फॉर कस्टमर रिवॉल्वर जितनी खतरनाक है। रिवॉल्वर जितनी जो ब्याज लगता है, जो लगता है आपके बिल पे, सुताई होती है ना, रियलाइज नहीं होता, पता ही नहीं चलता, मतलब जितना लोन लिया उससे ज्यादा ब्याज भर देते लोग। करेक्ट। ओके, तो रिवॉल्वर से हमेशा बचे, ये है आपके लिए पूरी राय। आइए अब मुलाकात करते हैं वसीम साहब से। वसीम साहब स्वागत है आपका। नमस्कार सर, बताएं बाजार पर आपकी तरफ से आउटलुक और जो भी अपडेट्स हैं वो भी सर। तो अनिल जी आउटलुक तो पॉजिटिव है। देखिए आज रिलायंस और अल्ट्राटेक की वजह से बाजार रुका हुआ है, नहीं तो ये हो जाता 200 पॉइंट। आईटी में देखिए शॉर्ट कवरिंग कैसे, एलटीआईएम के रिजल्ट सुबह सब कह रहे थे मंदी है, वो 2.5-3%। अब कोफोर्ड देखिए, परसिस्टेंट देखिए, तो बैंक्स में तो बहुत पॉजिटिव है। the resumption of collateralized to collateral is seeing Bandhan write off whatever it has to. Now the book is clean. Same is with IDFC First. They are doing extremely well at NIM at 5.36. कोटक की निम सबसे आया है, तो ओवरऑल द सेंटिमेंट इज वेरी पॉजिटिव। और बजट में मेरे को लगता है कुछ ना कुछ अगर कैपेक्स वगैरह पे आया तो दैट विल बूस्ट द मार्केट्स मोर। साथ में आपको जैसे मैंने कहा चाइना इस हफ्ते बंद है और वो बुल ऑलमोस्ट बुल मार्केट में बंद हुई है, तो अगले हफ्ते से फिर वापस तैयारी कर लो। तो अगर 2 दिन में एक्सपायरी नहीं आई ऊपर 18,400 की, तो अगले हफ्ते आ जाएगी 18,500 की। लेकिन यहाँ से ट्रेंड अपवर्ड है अनिल जी, डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। रुपया स्टेबल है, आईटी के शेयर अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स अच्छे प्रॉफिट पे है, बैंक्स आर इन द बेस्ट। एनबीएफसीज में आप देखेंगे फ्राइडे को बजाज फाइनेंस के रिजल्ट है, it will be the best ever in the history of the company. So you have to take it with a pinch of salt ke you have to be invested. GAIL, AU Bank, Coforge, Persistence, IDFC First सारे मेरे टॉप पिक्स थे। परसों आपको कहा था अशोक लीलैंड, आज सुबह भी कहा 44, 44.5, 47 बिक गया, 53 का भाव इसमें पक्का आया। अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं। अनिल जी एक तो कॉनकॉर मैं कह रहा हूं इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, डिविडेंड भी है, और अगर आप इकोनॉमी पे बुलिश हो तो कॉनकॉर हैज टू बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। और अब जो प्रोसेस है ऑफ डाइवेस्टमेंट दैट विल गैदर मोर स्टीम। तो 740 का भाव, 680 का स्टॉप लॉस, कॉनकॉर में बने रहिए या और लीजिए। दूसरा आईसीआईसीआई प्रू, बेस्ट नंबर्स इन द इंश्योरेंस स्पेस, 460 का स्टॉप लॉस, 500 का टारगेट। और अब मैं ऐड कर रहा हूं नेस्ले। आई थिंक नेस्ले विल कम आउट विद द बेस्ट कलर एज फार एज कंजम्पशन स्टॉक्स गो। दिस स्टॉक हिट अ प्रीवियस हाई ऑफ 21,000, ये 20,500 जाएगा। इसमें स्टॉप लॉस ऑफ 18,900 का लीजिए, 19,350 में लीजिए। ओके, जहां पर खरीदारी करने की राय जिसमें से आईसीआईसीआई प्रू और कॉनकॉर्ड वसीम साहब ने आपको सुबह ही बताए हैं। कॉनकॉर्ड के आज रिजल्ट भी आने वाला है। नेस्ले फ्रेश पिक है, 19,350 के आसपास नेस्ले खरीदना है, 18,900 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट आपके लिए बनेंगे 20,500 के आसपास के नेस्ले में। ये है राय आपके लिए वसीम साहब की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आइए अब बिगुल है सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे है।
स्टॉक का भाव चल रहा है 406 रुपए। स्टॉक का नाम है विप्रो। आईटी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम बन रहा है। आईटी स्टॉक्स एक एक करके यहाँ से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार हो रहे हैं। कुछ में मोमेंटम आ चुका है और कुछ में अभी आने को है। विप्रो मेरे रडार पे आया है, विप्रो में खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। रिसेंट के हाई ब्रेक कर रहा है विप्रो के अंदर, यहाँ से 10 से 15 रुपए का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 401 रुपया, 402 रुपया ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 401 के स्टॉप लॉस से विप्रो में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 412 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 416 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 412, 416 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए विप्रो में खरीदारी करें 401 के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल, तो विप्रो में खरीदारी करें। मिड कैप आईटी में तो अच्छा एक्शन है। अब आपके लिए लार्ज कैप आईटी भी काउंटर्स आ रहे हैं। टीसीएस थोड़ी देर पहले चार्ट कॉर्नर और अब विप्रो सुमित जी की तरफ से। इस बीच जिंदल स्टेनलेस, इसके नतीजे आए हैं। कुणाल जी एक बार चार्ट पुल अप कर ले। जिंदल स्टेनलेस 257 रुपीज पर जो फिलहाल ट्रेड कर रहा है। मुनाफा 435 करोड़ से घटकर 314 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में गिरावट रही है। आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है, 5,670 करोड़ से बढ़कर 6,350 करोड़ का आपको आय आती हुई दिख रही है। जिंदल स्टेनलेस करीब 12% की बढ़त आपने आय में देखी है कंपनी की तरफ से। कामकाजी मुनाफा 524 करोड़ से बढ़कर 797 करोड़, ऑलमोस्ट 800 करोड़ का आपको कामकाजी मुनाफा आते हुए दिखा है। हालांकि ओवरऑल मार्जिन जो है वो 14% से घटकर 8.25% के रहे हैं। तो थोड़े मिले जुले हैं नतीजे और अब स्टॉक भी नेगेटिव टेरिटरी में जा रहा है। वैसे पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था नतीजों पहले। जिंदल स्टेनलेस, कुणाल जी चार्ट सर एक बार। दीपांशु बहुत बड़ा विनर रहा है जिंदल स्टेनलेस और पिछले 6 महीनों में हमने देखा है स्टॉक डबल से भी ज़्यादा बढ़ा है। तो अभी अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है। स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। नीचे के लेवल से अच्छी रिकवरी भी आज के ट्रेड में आती हुई दिख रही है, लेकिन कोई खरीदारी की राय मेरी नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें, लेकिन नई खरीदारी के लिए अब लेट हो चुके हैं। तो कोई सिग्निफिकेंट करेक्शन आए तब इसमें खरीदारी की सोचें। स्टॉक का ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, लेकिन इन स्तरों पर नई खरीदारी की मेरी राय नहीं। तो ये है आपके लिए जिंदल स्टेनलेस। नई खरीदारी पर फिलहाल राय नहीं रहेगी इस काउंटर में। मिले जुले नतीजों पर काउंटर एक्शन में है। बट एक स्पेस जहां पर आज सुबह थोड़े कंसर्न्स आए थे, ओबरॉय रियल्टी की तरफ से हमने देखा काफी खराब अपडेट आया था। और ये सिर्फ ओबरॉय रियल्टी तक लिमिटेड नहीं है। जो सिचुएशन दिखा रही है रियल एस्टेट बैक की, बाकी कंपनीज को भी परेशानी आ सकती है, क्योंकि घरों की मांग में आपने गिरावट आती हुई देखी। तो एक बार इस ट्रेंड को जरा समझा जाए, कहां पर हो रहा है, ये शॉर्ट लिव्ड है या फिर एक नई मूव बनती हुई दिख रही है। वरुण है हमारे साथ। वरुण बताइए, स्लो डाउन आ रहा है यहाँ पर? डेफिनेटली दीप, इनफैक्ट जो कि मैं बैंक्स का भी आपको बता रहा था कि बैंक्स की जो कॉन्फ्रेंस कॉल थी उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो मोमेंटम है कहीं ना कहीं रियल एस्टेट स्पेस में वो काफ़ी हद तक अब ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ब्याज दरें लगातार बढ़ रही है, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो है अब कंज्यूमर सेंटीमेंट पे पड़ने लगा है और सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर जो है उस पर हिट देखने मिला है। Q3 के अपडेट जो कंपनियों ने दिए हैं उसमें धीमापन का साफ आपको देखने मिलेगा। ओबेरॉय रियल्टी देखिए, सेल्स वैल्यू जो है उसमें लगभग क्वार्टर 45% के आसपास की गिरावट देखने मिली और साल दर साल 67.5% के आसपास की गिरावट है। मैक्रोटेक का अगर आप देखेंगे तो जो प्री सेल्स है उसमें 3.5% की गिरावट है। अजमेरा रियल्टी, इस कंपनी की जो सेल्स वैल्यू है उसमें लगभग 23% के आसपास की और वॉल्यूम्स में 20.5% के आसपास की गिरावट देखने मिली। कोलते पाटिल को भी अगर आप देखेंगे तो प्राइस रियलाइजेशंस जो है उसमें 4% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अगर स्पेस देखेंगे रियल एस्टेट, जो इन्होंने अपने इस क्वार्टर के अपडेट दिए हैं उसमें साफ गिरावट आपको देखने मिल रही है। नो डाउट पिछले साल अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी बिक्री हुई थी, तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि बेस जरूर हाई था, लेकिन मोमेंटम जो है वो रियल एस्टेट स्पेस में फिसलता हुआ साफ नजर आ रहा है और कमजोर डिमांड जो है अगले 3 से 6 महीने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेस जो है अब थोड़ा बहुत अपना मोमेंटम लूज कर रही है। क्वार्टरली अपडेट्स भले रियल एस्टेट कंपनीज के हो भले बैंक्स के हो, सब के सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो रियल एस्टेट में एक स्लोडाउन के संकेत हैं और ज्यादातर घरों की मांग में ये दिखता है। सभी बड़े शहरों में देखा गया, ज्यादातर सब जगह देखने मिला। आप देखिए ना, और अगर आप डेवलपर्स को देखेंगे तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो प्राइम डेवलपर्स है, वो छोटे डेवलपर्स में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। तो अक्रॉस है। चोपड़ा साहब, आपका कमेंट सर। ओबरॉय के अपडेट्स भी काफी खराब थे। अब वो वन ऑफ रियल एस्टेट कंपनी चलो मान भी लिया, बट ये तो सेक्टर का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है सर। दीप, हमने देखा ड्यूरिंग कोविड जब एकदम से रियल एस्टेट में मांग आई और बहुत अच्छी मांग थी, उसका एक मेजर कारण था कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम थे, नीचे थे, और जो भी रियल एस्टेट बिकता है वो जनरली कहीं ना कहीं लोन लिंक्ड होता है। जनरली मैं कहूँगा करीब 80% लोग तो जरूर लोन लेते ही हैं,
20% लोग कैश डाउन लेते होंगे। तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो थोड़ा सा जो थोड़ा क्या काफ़ी हद तक ये इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर है। और जहाँ पर भी हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं और नो डाउट कोविड से लेके अभी तक देखें तो रियल एस्टेट प्राइसेस कहीं कहीं पे तो डबल और कहीं तो डबल से ज़्यादा भी हो गए हैं। मैं अपने शहर की बात करूं, दिल्ली की बात करूं तो काफ़ी हद तक तेज़ी आई है। तो जहां हाई रियल एस्टेट प्राइसेस हों और हाई इंटरेस्ट रेट्स हों तो थोड़ा स्लो डाउन लाजमी है। मगर बिल्डर्स की अच्छी बात यह है कि बिल्डर्स ने काफ़ी अपनी जो एक्सेस इन्वेंट्री थी वो काफ़ी लिक्विडेट हुई है कोविड के दौरान। तो मुझे लगता है जैसे इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा भी नरम होना शुरू करेंगे तो दोबारा से रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा हो जाएगा। और ओबेरॉय रियलिटी निश्चित रूप से काफ़ी दिग्गज कंपनी है। मेरा ये मानना है कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, ओबेरॉय रियलिटी, DLF, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ये सब बहुत अच्छा करेंगी और इन सब में निवेश करना चाहिए। मगर अभी थोड़ा सा मुझे लगता है रुकना चाहिए, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स हैं। जैसे ही नेक्स्ट अपनी क्रेडिट पॉलिसी आती है, हो सकता है कि गवर्नर साहब या तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना कम कर दें या ख़त्म कर दें, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ से मुझे लगता है दोबारा से एक बार इस सिक्लिकल तेजी होनी चाहिए और कुछ एक से 2 साल तक चलनी चाहिए। तो रियल एस्टेट एज अ सेक्टर अच्छा है, मगर फिलहाल प्रेशर में है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है और बिल्डर्स के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि बिल्डर्स का भी काफ़ी लेवरेज रहता है बैंकों से और इंस्टीट्यूशन से। तो उनका भी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बढ़ जाता है, तो इस कारण से इम्पैक्ट पड़ता है बैलेंस शीट पे। तो सारा का सारा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट लिंक्ड है आपके लिए पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर पर राय। वैसे ओबेरॉय रियल्टी ने जिस तरह के अपडेट दिए वैसे गिरा नहीं है ना। मेरे ख्याल से वही है कि कई बार ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन मेथड जो फॉलो करते हैं कि उस हिसाब से शायद होगा कि इस वाले क्वार्टर में ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च न हुए हों, वो एक संभावना हो सकती है। इस वजह से बुकिंग्स थोड़ी सी कम आई हैं और बाजार ने उसी को समझने की कोशिश की। स्टॉक ऊपर से करेक्ट हुआ पड़ा भी है, ऐसा नहीं कि। जरा एक बार सुमित जी से चार्ट्स पर राय ली जाए। सुमित जी, ओबेरॉय रियल्टी का चार्ट्स देखने का कष्ट करेंगे? जी बिल्कुल अनिल जी, ओबेरॉय रियल्टी के अंदर पिछले 3-4 महीनों के अंदर या पिछले कई महीनों से स्टॉक में ऊपरी लेवल पे दबाव देखने को मिला है। स्टॉक के अंदर अभी नीचे में जो सपोर्ट बन रहा है वो 800 रुपए का बन रहा है। 800 रुपए का लेवल टूटने पे इसके अंदर गिरावट बढ़ेगी और फिर स्टॉक नीचे के लेवल दिखाएगा। जब तक अब 800 के लेवल टूटता नहीं है तब तक इसको थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके ऑब्जर्व करें। ऊपर में तेजी बनेगी जब स्टॉक एक बार ऊपर में 850 860 के ऊपर सस्टेन करेगा। यानी कहने का मतलब 850 860 के ऊपर बाय करना है, 800 के नीचे इसके अंदर सेलिंग आएगा। जब तक ये दोनों लेवल ऊपर में टूटते नहीं है तब तक सिर्फ वॉच करें। फिलहाल वॉच करें इसे, ये मानना है ओबेरॉय रियल्टी के चार्ट पर। जैसा कि मैंने सुमित जी से रिक्वेस्ट की कि चार्ट्स देखने का कष्ट करेंगे, सुमित जी ने हाँ कहा, हाँ जरूर करेंगे। तो आप सभी तकनीकी विशेषज्ञ, देश के जो महान तकनीकी विशेषज्ञ यहाँ बैठे हैं, उनसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप अपनी मर्जी से चार्ट देखें तो उससे चार्ट कॉर्नर या फिर सुमित के सुपर हिट या ऐसे बढ़िया कॉल माना जाएगा, और हम पूछे तो क्या कष्ट माना जाएगा ऐसा? क्योंकि सुमित जी ने साहब कहा हाँ कष्ट करूंगा मैं। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, कष्ट तो बिल्कुल नहीं होता अनिल जी, जो भी आप कहते हैं जी। लेकिन अनिल जी सबसे बड़ी बात है कि जितने प्रेम से, जितने आदर से आपने पूछा अनिल जी, आंखें भराई अनिल जी। मतलब इतना सम्मान देकर आपने कहा कि कष्ट करेंगे अनिल जी। इस तरह की भाषा सुनने के तो आदी नहीं रहे अनिल जी हम लोग, ना मैं रहा हूं ना बंसल जी। मैं भी आप ही कैटेगरी हूँ, जो कुछ आपको सुनने को मिलता है मुझसे मिलता है, मुझे भी आप ही से मिलता है। जी सुमित जी। नहीं अनिल जी, कष्ट वाली कोई बात नहीं है। आप तो बार बार ऐसा चीज करने के लिए कहा करते रहा करें और हम लोग करने को तैयार है। अरे वाह, ये आपका बड़प्पन है सुमित जी, धन्यवाद। लेकिन बस हमारे पास तो आपके ज्ञान के सिवा है क्या, तो इसीलिए हम आपको तकलीफ देते रहते हैं। तो सुमित जी की राय ओबेरॉय रियल्टी पर आती हुई आइए एक और इंटरेस्टिंग खबर और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं, और वो है अमेजोन ने देश भर में अपनी कार्गो सेवा शुरू कर दी है। ये क्या सेवाएं हैं, क्यों शुरू की है और किन पर इसका पड़ेगा असर, ये सारी डिटेल्स लेकर तैयार हैं कुशल गुप्ता जी। जी कुशल जी बताएं। सर स्टार्ट हो गया है आपका कष्ट से यार, अब हम लोग के साथ। जी गुप्ता जी बताएं।
सो अनिल जी, यहाँ पर आपको फोकस इस पर रखना है कि जो अमेजॉन एयर है, यानी कि 2015 में ये सर्विस इन्होंने स्टार्ट की थी। अमेजॉन ने अपनी एयर कार्गो सेवा, यानी कि अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं ये इसके थ्रू ही अब ट्रांसपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो भारत में इन्होंने अब यूएस और यूरोप में पहले ये सर्विस लॉन्च की थी और अब भारत तीसरा बड़ा रीजन बन गया है इनके लिए जहां पर इन्होंने ये स्टेप लिया है। तो ये इन्होंने लॉन्च कर दिया है में अगर आप डेडिकेटेड फ्रेटर्स की बात करेंगे इंडियन एयर कार्गो स्पेस में, तो वो 5 कंपनियां होती हुई दिख रही हैं। जहां तक इनका सवाल है, ये 2 बोइंग 737-800 के साथ शुरुआत करने वाले हैं और साल के अंत तक ये आंकड़ा 6 तक ये पहुंचाने का टारगेट रख रहे हैं। तो आगे चलकर इनको डेफिनेटली 100% यही लग रहा है कि यहां पर इनके जो ओवरऑल नंबर्स हैं, यानी कि जो वॉल्यूम है एयर कार्गो वॉल्यूम, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट 2023 के अंत तक यहां पर जो 6 कार्गो एयर प्लेन्स तक बढ़ाने का इन्होंने टारगेट रखा है। देश के एयर कार्गो ट्रैफिक में ये काफी बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि अभी पैसेंजर फ्लाइट्स के जरिए जो कार्गो भेजा जाता है उनका ओवरऑल एयर कार्गो वॉल्यूम में 80% हिस्सा है, जबकि डेडिकेटेड फ्रेटर्स का केवल 20% हिस्सा, अभी भी यही रेशियो चल रहा है। तो आगे चलकर डेडिकेटेड फ्रेटर्स का मार्केट में कंपटीशन और बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसमें जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं उनकी मैं बात बता दूं। एक तो ब्लू डार्ट है जिनकी 8 फ्लीट है, साथ ही स्पाइस एक्सप्रेस, स्पाइस जेट की इनकी 3 है और इंटरग्रुप एविएशन की 1 है। तो आगे चलकर इनका काउंट बढ़ता हुआ नजर आएगा और साथ ही जो इसमें डील करती है अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स, जो है इनके अलग अलग कैरियर्स और एयरप्लेन्स के साथ इन्होंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स बनाए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर अमेजॉन अपनी डिलीवरी टाइमलाइंस रिड्यूस करेगा तो फ्लिपकार्ट और अन्य जो कंपनियां हैं ई कॉमर्स कंपनियां, वो भी अपने प्रोडक्ट्स की डिलीवरी टाइमलाइन रिड्यूस करने पर फोकस करेंगी। तो इनके लिए जितने भी अल्कार्गो लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियां हैं, इनके लिए ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ेगा और रेवेन्यू भी ऑब्वियसली बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होते हुए दिख रहे हैं अमेजॉन की तरफ से कार्गो से। तो अब इनके पार्सल यही ले जाएंगे, इनके पार्सल यही ले जाएंगे खुद के। तो डिलीवरी टाइम भी बढ़ना चाहिए, मतलब स्पेशली उन आइटम के लिए जो ये बाहर से आते हैं, बढ़ेगा। बढ़िया। और बाकी जो लॉजिस्टिक कंपनियां हैं, हाँ, उनका बिजनेस कम हो जाएगा। हाँ, इनके एंड पे बिजनेस कम हो सकता है, बट ये भी चीज़ है साथ में कि सर कंपटीशन जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि अमेजॉन अगर यहाँ पर खुद का ही स्टार्ट कर रहा है इंडिया में, तो अगर रीजनल लेवल पर ही ये बढ़ा रहे हैं अपनी फ्लीट साइजें, तो इनके एंड पे ऑब्वियसली बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता हुआ दिखेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट को भी अपने ओवरऑल टाइमलाइंस जो है वो रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर अमेजॉन टाइमलाइन रिड्यूस कर रहा है खुद की सर्विस यूज करके, तो उनके लिए भी रिड्यूस होगा ना। नहीं, वो तो ठीक है, वो एक अलग बात है कि उसमें सबको समय कम होगा, थोड़ा फास्ट डिलीवरी करना पड़ेगा, हाँ, ये सारी चीज़ होगी। लेकिन क्या ये फर्क पड़ेगा कि जो बिजनेस बाहर जाता था इनका दूसरी कंपनियों को, समझो कभी वो ब्लू डार्ट से भेजते हो या डीएचएल से भेजते हो या किसी और से भेजते हो, ये भी एक रिसर्च का विषय है। ये एक बड़ा रिसर्च है ना, आएगा कि भाई क्या कितना, आई डोंट नो कितना वो दूसरों से के थ्रू भेजते थे, कितना खुद, तो उस पर भी समझना पड़ेगा। और इंटरनेशनल वॉल्यूम रिलेटिवली ज्यादा है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक वॉल्यूम्स, इंटरनेशनल 100% ज्यादा है। करेक्ट। ओके, तो ये है एकदम परफेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये प्राइम एयर के नाम से है? प्राइम एयर के नाम से। अच्छा, ओके, चलो बढ़िया। तो ये है अमेजॉन की तरफ से अब भारत में भी कार्गो एयरलाइंस सर्विसेज लॉन्च होती हुई दिख रही है आपको। बिल्कुल, और ये पूरा स्पेस भी अब आपको रेडार पर रहेगा। थोड़ा मूवमेंट डाउ फ्यूचर्स में आया 24-25 पॉइंट का, बट डायग्नोस्टिक, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक स्टॉक्स यहां पर आपको एक शार्प मूव आती हुई दिख रही है। मेट्रोपोलिस 2.25% ऊपर है, डॉक्टर लाल में भी आपको तेजी बनती हुई दिख रही है। सचिन जी, एक बार जरा मेट्रोपोलिस देखें, मेट्रोपोलिस डॉक्टर लाल दोनों डेज हाई पर ट्रेड करते हुए। दीपांशु, आई थिंक दोनों का स्ट्रक्चर काफी वीक ही रहा है। इनफैक्ट अगर मेट्रोपोलिस की डॉक्टर लाल की बात करें तो 2100 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, इस पर्टिकुलर सपोर्ट को इसने अच्छी तरह रिस्पेक्ट दिया है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है लगभग अपने 5D एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काटने के बाद 20 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, जो लगभग अराउंड 2200 के आसपास फिलहाल प्लेस्ड है। तो आई थिंक यहाँ पर जो बाउंस बैक है वो जरूर एक्सटेंड होना चाहिए। एंड मेट्रोपोलिस भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर में है, एक अच्छे लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस में ऑस्किलेट कर रहा था। यहाँ पर भी जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है 1300 के आसपास का, वो पर्टिकुलर सपोर्ट इसने वापस रिस्पेक्ट किया है। एंड इसका जो अपर बाउंड है वो लगभग अराउंड 1400 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक दोनों में
थोड़े से एक्सटेंशन आ सकते हैं फ्रॉम अ बाउंस बैक पर्सपेक्टिव। तो ये है आपके लिए डॉक्टर लाल पैथ लैब पर भी राय आती हुई। ऑटो स्टॉक्स इनके भी नतीजों की हो रही है शुरुआत, और शुरुआत करने जा रहा है मारुति। कल देगा नतीजे, मारुति के नतीजों पर पहले अनुमान समझ लिया जाए। कुशल से मारुति के नंबर्स कैसे रहेंगे कुशल? सर नंबर्स अच्छे ही रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ दिख रही है, करीबन 8-8.5% की वॉल्यूम ग्रोथ सालाना आधार पर होती हुई दिखेगी। 4,65,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है, और ये इसकी वजह से कंपनी की रियलाइजेशंस में भी आपको सुधार आता हुआ दिखेगा। और ओवरऑल रेवेन्यू लगभग 18% की ग्रोथ के साथ 27,380 करोड़ रुपए पर रह सकता है। एबिटा लेवल पर बात करेंगे तो लगभग 2,690 करोड़ पर कंपनी की एबिटा लेवल रह सकती है ऑपरेशनल लिहाज से, और मार्जिन्स 6.7% से बढ़कर 9.8% अब कंपनी दर्ज कर सकती है। जहां तक मुनाफे का सवाल है, यहां पर 1,000 करीबन का वैल्यू था पिछले साल इसी तिमाही में, और अब ये आंकड़ा 1922 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि हर एक फ्रंट पर कंपनी बेहतर साइड पर प्रदर्शन कर सकती है। साथ ही ये भी देखना है कि आगे चलकर कंपनी की एसयूवी को लेकर किस तरह की पाइपलाइन है। ऑब्वियसली ऑटो एक्सपो में इन्होंने काफ़ी अच्छी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको उनका शोकेस किया था, पर आगे चलकर कंपनी की और डिलीवरी टाइमलाइंस क्या है, ये चीज़ पर भी हमारा बड़ा फोकस रहना चाहिए। तो मारुति पर रखनी है नजर, नतीजों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, और फिर बाकी ऑटो कंपनीज के भी एक ट्रेंड आपको यहां से समझ में आते हुए दिख सकता है। सुमित जी के पास चलते हैं, कैश का ऑप्शन। बताएं सर। जो कैश का ऑप्शन में इंडेक्स स्पेसिफिक ऑप्शन है। निफ्टी बहुत टाइम से साइडवेज मूव दिखा रहा है, बहुत टाइम से मतलब पिछले कई देर से, लास्ट 2-3 घंटे से, लेकिन लग रहा ऊपर ही है। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे 18,150 वाला कॉल 60 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 60 रुपए 61 रुपया टू बी वेरी प्रिसाइज। तो निफ्टी का 18,150 वाला कॉल परसों की एक्सपायरी का यहाँ पे खरीदारी करेंगे। 20 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है। जैसे निफ्टी डे हाई तोड़ेगा या डे हाई के ऊपर निकलेगा तो 101 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ऐसा होने पे निफ्टी का 18,150 के कॉल के टारगेट 100 रुपए से लेके 125 रुपए तक के ऊपर में रखने होंगे। तो 18,150 का कॉल खरीदारी करें, 20 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर में 100 रुपए का पहला टारगेट, 125 रुपए का दूसरा टारगेट। 100 और 125 ये दो टारगेट करें। निफ्टी की 18,150 की कॉल का ऑप्शन खरीद कर आप चल सकते हैं। सैटर्न क्रेडिट केयर, इसके नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक में भी रिएक्शन है। 33.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर लगभग 59 करोड़ का आपको आते दिखा है। तो मुनाफे में अच्छी बढ़त साल दर साल बेसिस पर आपको कंपनी की तरफ से दिखी है। अच्छी मुनाफे के बढ़त के साथ सैटर्न क्रेडिट केयर स्टॉक भी इस समय आपको रिएक्शन के मूड में दिख रहा है। करीब 34 करोड़ का मुनाफा अब 69 करोड़ का है। नेट इंटरेस्ट इनकम ये सपाट रही है, 155 करोड़ से घटकर 152 करोड़ की आई है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट आपको नेट इंटरेस्ट इनकम के फ्रंट पर नहीं दिखा है। स्टॉक ऑफ कोर्स थोड़ा मूवमेंट में है। सैटर्न क्रेडिट केयर, कुणाल जी जरा देखें इसकी चार्ट को सर। अभी अभी नंबर्स आए 4.5% ऊपर है। आई थिंक नंबर्स के बाद थोड़ा डिप हुआ है, बट अदरवाइज थ्रू द डे मजबूत ही था। क्या कहती है सर इसकी चार्ट? देखिए स्ट्रक्चर ठीक है दीपांशु। स्टॉक काफ़ी समय से एक हायर बॉटम की सीक्वेंस चार्ट पर बना करके चल रहा है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होगा, और उसके बाद अगर इस पर ब्रेकआउट होता है तो ये स्टॉक 200-215 के लेवल्स भी आपको दिखा सकता है, जो कि अगला मेजर रेजिस्टेंस चार्ट पर है। तो मेरी बने रहने की राय है, जिनके पास पोजीशन है बने रहें, टाइट स्टॉप लॉस रख लें, और स्टॉप लॉस जो है आपको 150 के आसपास रखना होगा। तो 150 के स्टॉप लॉस के साथ मेरी निवेशित रहने की राय है। 150 के स्टॉप लॉस के साथ निवेशित रहिए। थोड़ा स्टॉक नंबर्स आने के बाद डिप हुआ है। नंबर्स ऑन द फेस ऑफ इट वैसे अगर आप देखें तो अच्छे ही दिख रहे हैं, तो ज़्यादा खराब दिख नहीं रहे हैं ये नंबर्स आपके लिए। बट मूवमेंट आपको सैटर्न क्रेडिट केयर में दिखेगी। थोड़ी मूवमेंट टाटा कॉम में आई है, जिसके नंबर्स का हमें इंतजार है, जिसके बारे में हम बात कर भी रहे थे थोड़ी देर पहले। इस काउंटर पर रखें नजर। डेल्टा कॉप आज एक थोड़ा बाउंस बैक के मूड में आ रहा है, हालांकि वायदा कारोबार के बैन में है, बट हल्की मूव आपको आज डेल्टा पर आती हुई दिख रही है। नतीजों के बाद काफी शार्प रिएक्शन रहा, आज फिर भी थोड़ा मूवमेंट में है। और अभी हम आपके लिए बजट रिलेटेड कुछ एक्सक्लूसिव खबर भी लाए थे। बंसी जी एक बार डेल्टा का चार्ट देखें सर, 205 पर अब वो गिरावट में दिख गया है कि 200 तो इसने होल्ड कर रहे हैं। आज 205 पर कैसा दिखता है सर? दीपांशु सपोर्ट्स के आसपास चल रहा है। नीचे में हम देखें तो 190 से लेकर जो 200 का जोन है, काफी एक अहम सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्ट
नंबर में कैलकुलेट करें तो 193 194 से सपोर्ट जोन शुरू हो जाता है। तो गिरावट में अगर इस सपोर्ट जोन के अराउंड आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि बाय एंड होल्ड करना चाहिए सपोर्ट के आसपास। जिस तरीके से ऊपर में 230 के 225 230 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस हुआ था, 200 रुपए के आसपास मेरी खरीदारी की राय है। डिलीवरी में इसको बाय एंड होल्ड करें, डेल्टा कॉप को डिलीवरी में करें। वायदा कारोबार के बैन में है फिलहाल, 2 दिन और ही रहने वाला है आज के बाद, क्योंकि फिर तो सीरीज खत्म हो जाएगी। बट नॉनदलेस डेल्टा अब थोड़े मूवमेंट में आपको आते हुए दिख रहा है। नतीजों के लिहाज से कल भी काफी सारे नतीजे आने वाले हैं। अभी हमने मारुति की बात कर रही थी, टीवीएस की भी बात करेंगे। उससे पहले एक बार कोलगेट, इसके नतीजों पर भी नजर डाल देते हैं। आशीष है हमारे साथ बताने के लिए कि कोलगेट की परफॉर्मेंस कैसे रह सकती है। आशीष। दीपांशु, काफी सुस्ती नतीजे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। खासतौर पर अगर आप देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से फ्लैट ही रहेगी। 1 से लेकर 3% की ग्रोथ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। अब आपको नतीजे अगर मैं बता दूं तो देखिए, जैसे कि मैं बता रहा था कि काफी सपाट हैं, ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस है नहीं। आई में मामूली आपको 4% की बढ़त देखने को मिलेगी, यानी पिछले साल जो है करीब 1280 करोड़ की आई थी, इस बार 1329 करोड़ का जो है अनुमान लगाया जा रहा है। कामकाजी मुनाफे में अगर आप देखें तो केवल सिर्फ 1% का एक्सपांशन है, और मार्जिन देखें तो 30% से घटकर केवल 29% हो जाएंगे। और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो सिर्फ 3% की बढ़त देखने को मिलेगी, 252 करोड़ से बढ़कर करीब 260 करोड़, यानी हर लिहाज से देखें तो बहुत ही बोरिंग नंबर्स आएंगे। अच्छा, बहुत बोरिंग कुछ भी ऊपर नीचे नहीं, कुछ एक्साइटिंग ही नहीं है इसमें। 4% 1% अब मना कर देते ना, मैं लिंक नहीं करूंगा। मतलब मैं तो बैन से बेनिफिट ही बताऊंगा, हालांकि उसमें भी कुछ बदल नहीं रहा होगा। नहीं सर, बदल रहा है, बदल रहा है, तेजी से एक्शन है सर, तैयार है। हाँ। चलिए, कोलगेट है बोरिंग, कुछ इंटरेस्टिंग चीज और बताने को तैयार है आशीष बिगुल, बैन से बेनिफिट। बताइए, इंटरेस्टिंग चीज है। हमारा कोई बोरिंग चीज में इंटरेस्ट भी नहीं है हमारा सर। इंटरेस्टिंग से शुरुआत करता हूँ जी। 3 स्टॉक मेरे पास ऐसे जिनके मार्केट वाइड पोजीशन में फिलहाल 95% से ऊपर है। अंबुजा सीमेंट करीब 100% है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये सीरीज का पहला स्टॉक था जो बैन में आया था, अब यहाँ पर फिर से पोजीशंस बढ़ रही हैं, 99% हो गई हैं। सेल यहाँ पर 98% है। लेकिन एक और बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि छोटा हफ्ता है, एक्सपायरी का हफ्ता है, तो तेजी से रोल ओवर बढ़ते जा रहे, तो हो सकता है कि एंड ऑफ द डे थोड़ी सी पोजीशंस यहाँ पर वाइंड अप भी हो। लेकिन ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनकी पूरी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है कि स्टॉक बैन में आ जाए। बाकी के जो 3 स्टॉक हैं, पीवीआर करीब 93% है, एल&टी फाइनेंस 85% है, और डेल्टा कॉप करीब 82% है। तो ये तीनों स्टॉक में से कोई हिल नहीं रहा, 80% से नीचे नहीं आ रहा, तो ये तो बैन से आएंगे नहीं। लेकिन 3 स्टॉक की दावेदारी ऐसे है जिनमें पॉसिबिलिटी है कि बैन में आ जाए। ओके, तो वाह, और उसमें भी पीवीआर तो लगभग पक्का ही दिख रहा है। रिजल्ट तो आ गए थे पहले, अब बैन में आने का क्या मतलब? आई थिंक पीवीआर ऑलरेडी, पीवीआर तो ऑलरेडी है। ओके, बाहर। ओके, अंबुजा सीमेंट है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, और सेल है। सेल सर रोज ट्राई कर रहा है। हाँ, इसने फ्राइडे भी ट्राई किया था, 93% पर बंद हो गया था। 98, 99, 100 तीनों परसेंटेज एक साथ आपके साथ है। लेट्स सी who will be successful। सेल और इंडिया बुल्स तो जाने माने खिलाड़ी हैं इस गेम के। अंबुजा फिर भी कभी कभार है, अंबुजा फिर भी नहीं आ रहा। हाँ, सेल और एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है। चलिए, बढ़िया है। लेट्स सी कोई आता है या नहीं। लेकिन अंबुजा सीमेंट से याद आया, और सीमेंट कंपनियों से याद आया कि आज बड़ी धुलाई और पिटाई हुई है, ज्यादा मौका है ये खरीदारी करने का। चोपड़ा साहब, सीमेंट कंपनियों में नंबर्स के बाद जिस तरह की पिटाई हुई है, या अभी थोड़ा और रुके, इंतजार करें? सर आप म्यूट है, जरा अनम्यूट करें प्लीज। पिछली बार हमारा बातचीत हुआ था लास्ट वीक, और हमने ये बात चर्चा जरूर की थी कि मेरा ये मानना है कि संभवतः आपको बजट में एक अच्छा आउटले मिले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच हो रहा है। सीमेंट कंपनीज भी वेट कर रही हैं कि किस तरीके से बजट का आउटले होता है। अगर इंफ्रा पे होगा तो अच्छी संभावना है कि सीमेंट और स्टील दोनों चलेंगे। और इसमें जो बेस्ट कंपनीज हैं, चाहे वो एसीसी हो, अल्ट्राटेक हो, इनमें खरीदारी करनी चाहिए, टॉप रैंक कंपनीज में। और इसके अलावा ग्रासिम भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मगर मैं बार बार आइटरेट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बजट के लिए इंतजार करें, और बजट में किस तरीके से कमेंट्री आती है, कितना जो बजट आउटले होता है, कितना खर्चा दिया जाता है इंफ्रा स्पेस के लिए, तो उस पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा वो जानना कि भारत सरकार कितना खर्चा करती है इंफ्रा पे। तो उससे रिलेटेड है सीमेंट सेक्टर।
तो अच्छी संभावना है कि अच्छा आउटले आएगा और ये सीमेंट कंपनीज बहुत अच्छा करेंगे। तो जो टॉप रैंक सीमेंट कंपनीज है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, टॉप रैंक सीमेंट कंपनीज में निवेश करिए और वो बहुत तेजी से चलेंगे, चाहे वो अंबुजा हो, एसीसी हो, अल्ट्राटेक हो, ग्रासिम हो। इन 4-5 जो बड़ी कंपनीज हैं, मुझे लग रहा है कि पहले लार्ज कैप्स में ही तेजी आएगी, उसके फॉलोड बाय मिड कैप एंड स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज। तो ये राय है आपके लिए सीमेंट शेयर पर। लेकिन आज जब से शो पे आए हैं और चोपड़ा साहब कम से कम 4-5 बार तो बजट के लिए बोल चुके हैं, जो करे बजट की बात करे, जो करे। सर बजट में ऐसा क्या होने वाला है? बहुत खराब आएगा? जी मुझे नहीं लगता बजट खराब होगा। हाँ। मगर जो एसेट एलोकेशन है वो, या इंडस्ट्री पे कौन सी इंडस्ट्री पे हमें एलोकेट करना है फंड्स, वो थोड़ा क्लियर हो जाता है, क्योंकि हम लगभग 1 हफ्ते दूरी हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़बरदस्ती कूद के खरीदने का टाइम तो मुझे नहीं लगता। मगर ये मेरा मानना है क्योंकि कि जो ये लास्ट बजट होगा फुल ब्लोन, तो अच्छा आउटले आना चाहिए इंफ्रा पे, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस भी होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो कि 8.5% तक हिट कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट सॉरी, तो वो उसको कैसे कब किया जाए, उसमें इंफ्रा में स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। इंफ्रा स्पेंडिंग अच्छी हुई तो ये सारे जो सीमेंट और स्टील रिलेटेड काउंटर्स हैं वो बहुत अच्छा करेंगे। तो बजट खराब नहीं लगता मुझे। पॉपुलिस्ट ज्यादा ना हो, ये मेरा एक डर है। दूसरा, टैक्सेशन को लेके कुछ छेड़छाड़ ना हो, ये भी मेरा एक डर है। हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, मगर अगर ऐसा हुआ, टैक्सेशन को लेके छेड़छाड़ हुई, तो बाजार किसी भी तरीके के सरप्राइज को अच्छे तरीके से नहीं लेता। जो बाजार को नहीं पता होता और वो हो जाए तो जाहिर बात है उसका एक नेगेटिव रिपरकशन होता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लेने में कोई बुराई नहीं है, 1 हफ्ता वेट करने में कोई भी बुराई नहीं है। बात ठीक है, हफ्ता भर रुक जाओ, फिर आराम से करो, हड़बड़ी जल्दी क्या है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फिर आपको पता रहेगा करना क्या है। बेटर सेफ देन सॉरी, वही है ना? ओके। टीवीएस मोटर्स नतीजे आने वाले हैं, कैसे रहेंगे अनुमान फिर से तैयार है। 4 व्हीलर के बाद 2 व्हीलर का अनुमान लाते हुए कुशल गुप्ता। कुशल बताए। सर प्रीमियम बाइक्स अब प्रीमियम तो लगाना ही पड़ेगा आपको। 4 व्हीलर से 2 व्हीलर डाउनग्रेड कर दिया, तो प्रीमियम का सपोर्ट तो आना ही चाहिए। तो टीवीएस मोटर्स नंबर्स यहाँ पर अच्छे ही रहने का अनुमान है, क्योंकि वॉल्यूम्स हालांकि फ्लैट रहेंगे, बट रियलाइजेशंस कंपनी की काफी बेहतर साइड पर होती हुई दिखी इस तिमाही में, और इसी वजह से कंपनी ओवरऑल रेवेन्यू के लिहाज से करीबन 11% की ग्रोथ के साथ 6,300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर सकती है। एबिडा लेवल पर भी 650 करोड़ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो कि पिछले साल इसी तिमाही के मुकाबले 15% की ग्रोथ दिखाएगा, और साथ ही कंपनी की मार्जिन्स भी 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 10.4% हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमतों में तो यहाँ पर आपको गिरावट आती हुई दिखी है, साथ ही लेकिन दूसरी तरफ आपका ऑपरेटिंग डीलेवरेज भी होते हुए नजर आया है। टीवीएस की ये तो बात सर्टेन है कि प्रीमियम बाइक्स और स्कूटर्स हैं और नए लॉन्चेस उन्होंने किए हैं, उसका इनको बड़ा फायदा मिलेगा, और साथ ही कंपनी का मुनाफा इसी वजह से 20% की ग्रोथ के साथ लगभग 345 करोड़ ये हम अनुमान लगाकर चल रहे हैं। तो लार्जली हर एक पैरामीटर पर कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। एक्सपोर्ट्स को लेकर ये देखना है कि यहां पर कितना स्ट्रेस है और आगे चलकर क्या आउटलुक है एक्सपोर्ट्स। ओके, तो ये है आपके लिए टीवीएस मोटर्स के नतीजों का पूर्वानुमान। आशीष, क्या आप ये मानते हैं जो कुशल ने कहा, आपकी कोलगेट के मुकाबले में इनका टीवीएस मोटर्स बोरिंग नहीं है? बेटर लग रहा है सर। कोलगेट के मुकाबले कुछ भी बेटर लगेगा सर। अच्छा, कोलगेट इतना बोरिंग है? बहुत बोरिंग है सर। अच्छा, तो रिजल्ट ही बोरिंग है, बाकी तो ठीक है। मैं तो बुलवर से बैर कराने के चक्कर में था आप दोनों के बीच में अभी लाइव, लेकिन चलो दोनों ही सहमत है एक ही बात पर, तो क्या करेंगे। आइए, टीवीएस मोटर्स ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिनको पसंद है, बहुत पसंद है, और जिनको ना पसंद है उन एफआईज के टारगेट भी 250, 300, 500 रुपए के भी आते हैं। तो दोनों तरह के टारगेट बड़े बड़े आते हैं, लेकिन स्टॉक मजबूती के साथ 980 पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आइए इसी के चार्ट्स पर एक बार राय ली जाए। सचिन जी, जरा टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स पर नजर डालें। अनिल जी, आई थिंक जो एक डिक्लाइन शुरू हुई है 29 दिसंबर के हाई के बाद, जो 1100 के आसपास ने एक हाई बनाया था, उसके बाद जो डिक्लाइन हुई अब तक वो काफी ग्रेजुअल है, एंड कहीं पर भी यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बेरिश इंपल्स नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये जो ड्रैग है वो और थोड़े दिन बरकरार रह सकता है, बट 940, 935 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लग रहा है उस पर्टिकुलर सपोर्ट जोन के आसपास अगर स्टॉक मिल जाता है तो जरूर वहां पर खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका होगा। तो फिलहाल तो इमीडिएटली मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये 980 के आसपास पोजीशन है, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई थिंक 940 एक आइडियल लेवल होगा जहां पर
फ्रेश लॉन्ग्स डिप्लॉय करने की सलाह होगी एंड प्रोबेबली उसके बाद एक काफी अच्छी इंपल्स वापस बन सकती है। तो फिलहाल मुझे लग रहा है अवॉइड करना चाहिए आज के सत्र में स्टॉक, बट 940 के आसपास जरूर इसे अपने पोर्टफोलियो में उतारना है। आपके लिए टीवीएस नतीजों से पहले स्टॉक थोड़ा एक्टिव भी बनते हुए दिख रहा है। एक दो और नतीजे हैं जिस पर अनुमान लेने हैं, उससे पहले आई क्योंकि 3:20 बज चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। मामूली बढ़त अनिल जी आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रही है, हल्की बढ़त आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखेगी। एसेंशियली कुछ ज्यादा बड़ा काम डाउ या नैस्डैक फ्यूचर्स आपको नहीं करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में भी हल्की फुल्की बढ़त है, कुछ बड़ा एक्शन नहीं है। रुपया 35 पैसे कमजोर था, अभी 28 पैसे कमजोर दिख रहा है, बट आज बड़ा रिवर्सल आपने रुपए में देखा है। तो बड़ी हेडलाइन इक्विटी से ज्यादा आपको रुपए में 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 325 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। क्या करना है सर? कुछ नहीं। देखो तेजी की पोजीशन है, वैसे तो चार्ट्स कमजोर है नहीं जी, लेकिन यही कि आप हमेशा हायर रेंज के आसपास जाते हैं, वहीं से करेक्ट तो 18,125 150 पे बंद होते हैं, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन आता है। तो फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए थोड़ा इंतजार करें, क्योंकि डाउ फ्यूचर बहुत सुस्त है। एग्जैक्टली 200-500 पॉइंट ऊपर होंगे नीचे होंगे पता नहीं। सो बेहतर है, या आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप अभी खरीदना चाहते हैं तो एक ही कंडीशन पर खरीदेंगे कि अगर यहाँ से 125 पॉइंट नीचे खुला कल 18,025 पर, तो मैं और ऐड करूंगा, नहीं कि स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर उतनी हिम्मत है तो अभी भी खरीद सकते हैं और कल के लिए भी। टारगेट आपके जो बनेंगे 18,175 से 18,250 की रेंज के बनेंगे, वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है। सेम जिन लोगों का व्यू है कि मुझे शॉर्ट करना है, वो यहाँ करें इस कंडीशन पे कि अगर 18,250 आएगा तो 125 पॉइंट ऊपर में और शॉर्ट करूंगा। एकदम क्लियर कट फॉर्मूला है, 125 पॉइंट नीचे और 125 पॉइंट ऊपर दोनों की तरफ अगर आप अपनी पोजीशन ऐड कर सकते हैं बिना स्टॉप लॉस लगाए, तो आपको ट्रेड फ्रेश लेना है। नहीं तो जो है वो रखिए, नीचे में 17,900 का आप पुट खरीद लीजिए, किसी अनहोनी के लिए आपके पास हेजिंग है। 18,300 का कॉल खरीद लीजिए, अगर शॉर्ट है तो आपके पास हेजिंग है। सिंपल है। बैंक निफ्टी 42,800 आपको बताया, देखो 42,800 का ही लेवल है एग्जैक्टली पूरा 2:30 बजे से वहीं का वहीं है, वहीं पर कुछ नहीं किया। ये भी वहीं का वहीं 18,100 के आसपास ही बंद हो रहा है। वो डेटा ही ऐसे है, इसमें कोई कलाकारी नहीं है, डेटा ही ऐसे कि वो वहीं रहना है उसको। सो 42,800 वैसे देखा जाए तो बढ़िया क्लोजिंग हो रही है। लॉन्ग पोजीशन फ्रेश बनाना चाहते हैं एक ही कंडीशन पे 42,500 कल मिलेगा तो और मुझे लेना है, मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा, तब तो आप लीजिए आज, नहीं तो कोई बात नहीं कल देखिए। लॉन्ग है 42,500 का पुट रख सकते हैं, शॉर्ट है 43,000 का कॉल रख सकते हैं अगर आपको हेजिंग करनी है तो। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 60% तेजी के फेवर में है, 40% थोड़ा शॉर्ट फेवर तो तेजी की तरफ थोड़ा, क्योंकि जिस तरह की क्लोजिंग आपको मिल रही है स्पेशली बैंक निफ्टी में, वो तेजी की तरफ थोड़ा सा इशारा ज्यादा कर रहा है। चलिए, तो पोजीशन आप बना रख सकते हैं, हेज जरूर करके जाइएगा जैसे हर बार अनिल जी आपको कहते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर भी एक बार राय ली जाए आशीष की तरफ, माफ कीजिए कुशल की तरफ से। यूनाइटेड स्पिरिट्स कैसे रह सकते हैं? नहीं कुशल नहीं, कुशल नहीं, आशीष बताया, वो हमेशा आशीष ही वही सोच रहा हूँ। देखो श्रिम्प और लिकर और क्या क्या होता है ऐसा, जो भी इन सब के आशीष ही देते हैं। जो खुद सेवन नहीं करते, हाँ, जो आशीष के ने बोला कि मैं खाली इनके रिजल्ट ही देखूंगा ताकि मैं अनबायस्ड देखूंगा। जी, अनबायस्ड रिजल्ट्स का अनुमान बताएं आशीष। सर, अनबायस्ड अनुमान ये है कि नतीजे जो है काफी कमजोर साइड पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आय का आंकड़ा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 6% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेगी, यानी 2,885 करोड़ पिछले साल थी, इस बार 2,710 करोड़ है। अब खास बात ये हुई है कि इससे पहले इन्होंने जो है अपने पॉपुलर सेगमेंट्स में डाइवेस्टमेंट किए थे, कुछ की ब्रांड्स बेचे हैं, तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ आपको जो पॉपुलर सेगमेंट है इसमें 65% की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आपको इसको हटाकर देखेंगे तो भी जो ग्रोथ है वो काफी हद तक फ्लैट ही है, और इनफैक्ट प्रीमियम सेगमेंट जिसको बाजार काफी क्लोजली वॉच करता है, यहाँ पर भी कुछ उत्साहजनक नहीं है, केवल 1% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। खास बात यह कि जो स्कॉच की कीमतें यहाँ पर नेगोशिएशंस के बाद सप्लाई 4 से 5 राज्यों में शुरू हुई है दोबारा, तो यहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम में एडिशन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और ग्लास की कीमतें ये अभी भी बढ़ी हुई हैं, इसके चलते आप देखेंगे कि जो मार्जिन है यहाँ पर 17% से घटकर करीब 15.5% हो जाएंगे, और टोटल मुनाफे का भी आंकड़ा अगर आप देखें तो 291 करोड़ से घटकर 260 करोड़, यानी 11% की गिरावट है। हर लिहाज से नतीजे जो है कमजोर साइड पर आएंगे, कमजोर आएंगे। ये तो फेस्टिव सीजन वाला क्वार्टर था। फेस्टिव सीजन के बाद भी आप देखिए इससे वॉल्यूम ग्रोथ 1% ही बढ़ी है, अनुमान तो 1% बढ़ने का ही है, कंजम्पशन ही नहीं हुआ इसका मतलब। बंसल जी कोई विशेष टिप्पणी, चैनल चेक। अनिल जी, अब आशीष तो अनिल जी
बोल रहे हैं तो अनिल जी पूरी रिसर्च करी होगी, बट एक चीज अनिल जी सर्टन है कि डाउनसाइड कैप्ड अनिल जी, ये जो खराब नतीजों के बाद ना वो पैनिक बॉटम लगेगा तो बाय ऑन बैड न्यूज हो जाएगा, जैसे आज वो बंधन बैंक में हुआ है। तो बस नतीजों की वेट करें और जब पैनिक हो तो स्टॉक को खरीद लें अनिल जी। नंबर्स के बाद अगर स्टॉक करेक्ट हो तो वहां खरीदने का मौका बनेगा। फिलहाल नंबर्स ढीले आएंगे, ये आशीष का अनुमान है नतीजों के लिए आज से आपके लिए। आइए सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। एक बाय का स्टॉक और रडार पे आया है और ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसका अभी भाव चल रहा है 235 रुपए, 235 रुपए 50 पैसे। स्टॉक का नाम है चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो के अंदर पिछले 7-8 दिनों के साइडवेज मूव का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, स्विंग हाई का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट के अंदर ये स्टॉक मेरे को चार्ट्स के ऊपर बढ़िया दिख रहा है। चेन्नई पेट्रो के अंदर आज क्लोजिंग आवर्स के अंदर जो मोमेंटम बन रहा है उसको देखते हुए लगता है कि इस हफ्ते के अंदर चेन्नई पेट्रो में एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो करीब करीब 225-226 के आसपास का है। 226 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखा है वो लोग होल्ड करें। चेन्नई पेट्रो में यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 245 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 250 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 245 से 250 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें चेन्नई पेट्रो। ओके, खरीदारी करें चेन्नई पेट्रो में। यह है सुमित जी की तरफ से रहा है। स्टॉक देखिए 4% ऊपर इस समय आपको आते दिख रहा है। कुछ ना कुछ तो एक्शन चेन्नई पेट्रो में अभी अभी बनाई है। कैश स्टॉक्स का रोटेशन भी आज एक्चुअली अच्छा रहा है। रिजल्ट तो नहीं आने वाले चेन्नई पेट्रो के, देखना पड़ेगा। कैश का स्टॉक है तो ध्यान नहीं रहता है। वंस अपॉन अ टाइम मालूम है ये एफएनओ में हुआ करता था चेन्नई पेट्रो। हाँ जी हाँ, बिल्कुल होता वंस अपॉन अ टाइम। बहुत पहले हो, बहुत पहले की बात है, होता तो था। ओके चलिए, चेन्नई पेट्रो तो एफएनओ में नहीं है, बट एक एफएनओ काउंटर जिसके नंबर्स आने वाले। क्विक प्रीव्यू इंडस टावर का, क्योंकि भारी पिटाई हुई है रिसेंटली इंडस टावर की। कुशल बताइए नतीजे कैसे रहेंगे इसके? कुशल नतीजे बताइए। इसमें कंपटीशन है बहुत इंडस टावर का। अच्छा, कोई और टावर कंपनी के साथ नहीं, कोलगेट के साथ है। ज्यादा बोरिंग कौन सा है? जी बताएं कुशल बताइए। सबसे बोरिंग कौन? तो यहाँ पर आपको देखना है इंडस टावर। नंबर्स आय फ्रंट पर करीब 11% गिरकर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बता रहा हूँ 7,056 करोड़ पर रह सकते हैं। कंपनी की रेंटल आय तो बढ़ेगी, बट यही देखना है कि इसके बाद कंपनी का लार्जली जिस तरह का बिजनेस है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी कितनी प्रोविजनिंग करती है, क्योंकि पिछली तिमाही में जो इन्होंने प्रोविजनिंग की थी उस वजह से इनका छोटा बेस हुआ था। इसीलिए एबिटा लेवल पर आपको अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 29% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। 35.3% से मार्जिन 51.2% पर एक्सपेक्टेशंस है, और साथ ही कंपनी का मुनाफा भी लगभग 70% बढ़कर 1477 करोड़ रुपए रह सकता है। लेकिन आपको यही देखना है कि सारा का सारा फिगर जो है वो प्रोविजनिंग का था। इस बारी जो नंबर्स है ये नंबर्स को ये बीट कर पाते हैं या इसको मैच करते हैं या अंडर परफॉर्म करते हैं, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और ये भी साथ में देखना है कि वोडाफोन आइडिया को लेकर इनकी क्या प्रतिक्रिया रहने वाली है आगे चलकर, क्योंकि इनका करीबन 7500 करोड़ रुपए का अभी भी बकाया चल रहा है। 7500 करोड़ लेना है इनको। हाँ, आएगा इनको लेना है वोडाफोन से। इनको उम्मीद है, अब उम्मीद तो लगाकर चलेंगे। पूछते नहीं के चोपड़ा साहब से। चोपड़ा साहब इनको 7,500 करोड़ रुपए मात्र, आजकल मात्र लगाते हो ओनली, इनको लेना है वोडाफोन आइडिया से इंडस टावर को। आपकी कोई विशेष टिप्पणी इस पर सर? कठिन है सर, दोनों कंपनीज के लिए कठिन है, वोडाफोन के लिए भी और इंडस टावर्स के लिए, क्योंकि इसका पैसा बचा हुआ है। दूसरा मुझे लगता है टावर बिजनेस एक डाइंग बिजनेस है। आने वाले समय में जब 5G लॉन्च हो जाएगा, 6G की बातें भी हो रही हैं, तो टावर बिजनेस में बहुत ज़्यादा जूस बचेगा नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको पूरी तरीके से पलट देगी। तो अभी बहुत कठिन होगा इंडस टावर्स के लिए अपना पैसा प्रायोरिटी पे निकालना, क्योंकि वोडाफोन की तो और भी देनदारियां हैं बैंकों की जो उसको पहले निपटानी है। तो मुझे लग रहा है वेंडर्स और ये सब जहाँ से तो इनका नंबर बाद में आएगा, तो आई थिंक टफ रहेगा इंडस टावर्स के लिए। तो ये है आपके लिए इंडस टावर्स, टफ रहेगा इसका आगे का एनवायरमेंट। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। हफ्ते की शुरुआत एक्सपायरी वीक, ट्रंकेटेड वीक, बहुत सारे एक्शन, बहुत सारे ट्रिगर्स, बट इवेंचुअली आपने देखा 18,100 के जस्ट आसपास ही फाइनल क्लोजिंग के लिए निफ्टी मूव करते हुए दिख रहा है। थ्रू द डे इस लेवल के आसपास ही आपने होल्ड करा है। सन फार्मा ये आपके लिए टॉप गेनर बना है। एचयूएल में आपने खरीदारी देखी है। टेक महिंद्रा, तीनों डिफेंसिव टॉप 3 गेनर्स, एक फार्मा, एक एफएमसीजी, एक आईटी। यूपीएल में खरीदारी रही। आइशर मोटर्स एक्टिव है। बजाज ऑटो भी आज मूवमेंट दिखा रहा था। टाटा मोटर्स सुबह से थोड़ा मूव दिखा रहा था। और एमएनएम, तो ऑटो काउंटर्स की तरफ से अच्छा सहारा निफ्टी में मिला है।
इन्फी, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक, इन आईटी काउंटर्स में भी खरीदारी रही है। कोटक अपने नतीजों के बाद रिएक्ट कर रहा था, पॉजिटिव रहा। एसबीआई भी आपको पॉजिटिव मूव दिखा रहा था। इन काउंटर्स पर रखेंगे नजर। पर अल्ट्राटेक टूटा है नतीजों के बाद 4.5%, ग्रासिम 0.2%, एनटीपीसी, अदानी पोर्ट्स, एलएनटी नतीजों का रिएक्शन। जेएसडब्ल्यू स्टील पर भी, टाटा स्टील भी हल्की गिरावट दिखा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जैसा हम सुबह बात कर रहे थे, ऑलरेडी नतीजों से पहले स्टॉक ने कुछ नहीं किया था, इसलिए नतीजों के बाद भी इसने कुछ बड़ा रिएक्शन आज नहीं दिखाया। टोरेंट पावर 0.7% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, वायदा कारोबार से बाहर आने की तैयारी में एफपीएल सीरीज से। कैनफिन होम्स, कोफोर्ज, परसिस्टेंट इंटेलेक्ट, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन, आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट, तीनों ने नतीजों पर रिएक्ट किया। गेल, जीएनएफसी, इंडिया बुल्स हाउस नतीजे थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया, उसके बाद 2-2.25% ऊपर बंद हुआ। बट श्री सीमेंट और दालमिया भारत, साथ ही इंडिया सीमेंट, जेके सीमेंट, ये सारे काउंटर्स अल्ट्राटेक के नंबर्स के बाद फिसले हैं। पीआई इंडस्ट्रीज, अंबुजा, रैमको, यहाँ पर भी वीकनेस आपको दिखी है। एसीसी, ये भी आपको कमजोर था। एनएमडीसी और एचडीएफसी एएमसी, साथ ही एलएनटी फाइनेंस, इस पर भी वीकनेस दिखी है। 18,105 अनिल जी निफ्टी ने होल्ड कर लिया है क्लोजिंग पर, शायद फाइनल क्लोजिंग फिर इससे थोड़ा ऊपर का है। ऊपर ही आएगा, 42,800 के जस्ट नीचे ऊपर ही क्लोज आया है, ऊपर ही उसी का बिल्कुल। तो दोनों में एक्शन आपको हल्की मजबूती की तरफ ही आपको रहेगा क्लोजिंग के लिहाज से। ओके, आइए बढ़ते आगे और बाजार बंद होने के बाद का एक्शन पहले बता दूं, क्योंकि थोड़ी देर में होंगी फाइनल प्राइसेस आपके सामने। क्या ऑनलाइन खाना आपकी सेहत खराब कर सकता है? क्या ये फूड पॉइजनिंग की वजह बन सकता है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि केरल में स्विगी से डिलीवर हुए खाने से एक लड़की को हो गई फूड पॉइजनिंग और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। ऐसा नहीं कि सभी ऑनलाइन फूड खराब होते हैं, लेकिन ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म कभी किसी का किचन चेक करते हैं, इसको लेकर संदेह है। ऐसे में लोगों को क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, आज शाम 6 बजे इसी पर करेंगे हम चर्चा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स किचन और फूड क्वालिटी को लेकर क्या सावधानी आप रखें। हमारा साथ देंगे 3 खास मेहमान। महेश झगड़े साहब, पूर्व एफडीए कमिश्नर महाराष्ट्र के, प्रदीप शेट्टी साहब, वो प्रेसिडेंट है HRAWI, और डॉक्टर अनिल अरोड़ा साहब जो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। ऑनलाइन खाना संभल कर मंगाना, और ये विशेष तौर से ये प्रोग्राम देखना है सुमित जी को। स्विगी वाले सुमित जी, स्विगी वाले सुमित जी जोमेटो वाले हैं? नहीं अनिल जी, जोमेटो नहीं की। हाँ, स्विगी। हाँ अनिल जी, अभी तो मैंने कम कर दिया दोनों से मंगाना। हाँ, अभी शो सुनते ही कहीं किया ही होगा। चलो अच्छा है ना, जहाँ से भाई जहाँ से भूले वहीं से गिनना शुरू करो। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं कि सब खराब होता है, सब कुछ अच्छा खराब भी नहीं होता। लेकिन हाँ, कहाँ सावधानी रखनी चाहिए ये आपको समझने की जरूरत है, और इसी पर ये हमारा विशेष प्रोग्राम होगा। तो देखिए क्या चीज़ें खराब हो सकती है, कैसे आपको पता लगाना है। इंडिया 360 डिग्री, आज हम बात करेंगे बजट से लेकर महिलाओं की उम्मीदों की। रात 8 बजे हमारी होगी खास चर्चा कि एक हाउसवाइफ से लेकर एक महिला एंटरप्रेन्योर क्या चाहती है इस बार वित्त मंत्री से। तो देखिएगा हमारा बजट लेडीज स्पेशल आज रात 8 बजे। गिफ्ट हैम्पर स्कैम पर जी बिजनेस की खबर पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने नए नियम निकाले हैं। जी बिजनेस ने बताया था कि किस तरह से नियर टू एक्सपायरी गिफ्ट हैम्पर बेचे जा रहे हैं। इंडिया 360 डिग्री में हम करेंगे इसका पूरा विश्लेषण, बताएंगे कि नए नियम कैसे गिफ्ट हैम्पर स्कैम पर लगाएंगे लगाम। जरूर देखिए, नकली तोहफा सरकार को कबूल नहीं। बहुत ही बढ़िया, वाह, अच्छा टाइटल है। ये शो का टॉपिक तो बहुत जोरदार है, नकली तोहफा कबूल नहीं है। ओके, ये है हमारी विशेष पेशकश। फाइनली क्लोजिंग आ चुकी है, फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 18,118, 18,118। ये है आपके लिए आसानी से याद रखने लायक आज की क्लोजिंग। 18 पॉइंट बढ़े हैं, 18 पॉइंट। वो भी अगर आपको याद रखना इजी हो तो 90.90 देख ली, आराम से ये भी याद रख सकें। सेंसेक्स 319 अंक ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है और 314 अंक ऊपर बंद होता हुआ बैंक निफ्टी 42,821, 42,825 और 42,950 देख लीजिए। 42,825 के लेवल पर ही जाकर बंद होता दिख रहा है। मतलब लेवल्स को पूरी तरह से सम्मान देते हुए सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी